चलो मित्रों, कैसे हो? अच्छे हो? चलो, और क्या चल रहा है? हैं? फॉग चल रहा है? अरे छोड़ो, फॉग बंद हो गया हैं, उसका ख़त्म हो गया सब। चलो, आज देखो हम बात करेंगे परसेंटेज के ही जो अगला पार्ट है उस पार्ट पे ही हम बात करेंगे। और इस पार्ट में हम बात करेंगे जो मेंसुरेशन के, जो ध्यान से सुनना, जो मेंसुरेशन में परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज ये वाले प्रश्न आते हैं, इन सारी प्रश्नों की चर्चा हम इसी में करेंगे, ठीक है। और एक ही वीडियो में पूरे के पूरे हम परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज इन मेंसुरेशन पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे और साथ ही करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। चलो, आप लोग भी कॉपी पे निकाल के तैयार हो जाइए, हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। चलो, तो देखो पहले हम परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज की बात करते हैं, वो भी मेंसुरेशन के अंदर। तो ध्यान रखना, इसमें हम एक्चुअल वैल्यू को नहीं लेके चलेंगे तो केवल और केवल रेशियो को, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेशियो से हमारे क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से निकल सकते हैं आंसर उनका। अच्छा, देखो मैं छोटी छोटी बातों आपको बताता हूँ, पहले आप उन्हें आराम से समझिएगा। देखो, मेंसुरेशन क्या होता है? मेंसुरेशन जो होता है बच्चा, मेंसुरेशन क्या होता है? जैसे मैंने कहा, ये क्या है बच्चा? तो आपने कह दिया सर जी ये तो टोपी है जो हम बर्थडे में पहनते हैं। हाँ, यही वो टोपी है, तो इसको कहते हो शंकु। मैंने कहा ये क्या है? तो ये आपको समझ में आया। आपने कहा ये तो पाइप के नुमा है। हाँ, तो इसे मेंसुरेशन के अंदर कहते हैं बच्चा सिलेंडर, अंग्रेजी में कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं इसे बेलन, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा ये क्या है? तो आपने कहा सर ये त्रिभुज है। बहुत अच्छा, ये त्रिभुज है। अच्छा, मैंने कहा ये क्या है? मैंने कहा ये क्या है? तो ये कटोरा नुमा संरचना है, इसे कहते हैं अर्धगोला, अंग्रेजी में कहते हैं हेमिस्फीयर। और ये पूरा गोला होता तो गोला कहते हैं, आधा है तो अर्धगोला हमने कह दिया। तो ये देखो, ये सब जो भी स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं फिगर, ये सारे के सारे फिगर जो है मेंसुरेशन के अंतर्गत आते हैं। और इसी में जो परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज का जो कॉन्सेप्ट है इसमें इस्तेमाल होता है। अच्छा, सवाल कैसे कैसे बनते हैं? सवाल ये ऐसे बनता है कि मान लो इसकी ऊंचाई होगी कुछ, इसकी त्रिज्या होगी कुछ, तो इसकी त्रिज्या में कुछ परसेंट की कमी हो जाए, ऊंचाई में कुछ परसेंट की गिरावट आ जाए, तो ये शंकु क्या होगा? छोटा से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बड़ा से छोटा हो जाएगा, तो उसके आयतन में कमी और वृद्धि आएगी। और इन्हीं आयतनों में जो कमी या वृद्धि होगी उन्हीं को नापने के लिए परसेंटेज का इस्तेमाल करेंगे, और वही परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज कहलाएगा। जैसे देखो, ये सिलेंडर की ऊंचाई है, मैंने कहा सिलेंडर इतना ऊंचा है, 10% मैं बढ़ा देता, तो 10% बढ़ा देता तो थोड़ा सिलेंडर और बढ़ जाता ना, तो इसके अंदर कोई चीज़ रखते तो थोड़ा सा ज़्यादा आता ना, तो ये पूछता कि कितना ज़्यादा आता, परसेंटेज में बताइए, तो उसको परसेंटेज में, जैसे ये आधार है, ये उसकी ऊंचाई होती तो कुछ उसमें वृद्धि कर देता। तो ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं। मैं सारे सवाल कराऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आप एकदम देखें किस केवल, और इसे बातों को समझे, ठीक है। चलिए, आप लोग इसे थोड़ा सा छापिए। चलिए, उम्मीद है आपने छाप लिया होगा। अब हम चलते हैं और आगे कॉन्सेप्ट। देखो, इसको समझने के लिए मैं आपको दो फिगर बनाता हूं।
जैसे मैंने कहा मेरे पास एक त्रिभुज है, देखना ध्यान से कि सवाल किस तरीके से आते हैं। मैंने कहा मेरे पास एक त्रिभुज है जिसका आधार जो होगा वो 5 है और जिसकी ऊंचाई जो है वो 4 है। आप देखिएगा, अच्छा बेस क्या होता है? मैंने कहा ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज को आप ऐसे रखो। तो ये रखने के बाद देखो, जैसे तुमने कहा कि ये आप अगर इसे बेस मानते हो, तो बेस अगर मानते हो तो इसी के सामने वाली शीर्ष से, इसी के सामने वाले शीर्ष से अगर इसी बेस पे एक 90 डिग्री का एंगल डाल दो, तो बच्चा ये जो एंगल डाले हो, 90 डिग्री का जो लंब डाले हो, इसी को कहेंगे हाइट। हाइट या लंब कहते हैं या ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब त्रिभुज में दो चीजें आती हैं, एक आता है आपका क्षेत्रफल और एक आता है परिमाप। ये दो चीजें आती हैं। ये दोनों क्या क्या होता है आप समझना। त्रिभुज में दो चीजें आती हैं, एक क्षेत्रफल और एक आता है परिमाप। तो मैंने कह दिया कि बताइए आप, अगर ये बेस है आपका तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल का सीधा सीधा फार्मूला आता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। हिंदी में क्या कर सकते हो, इंग्लिश में कहते हो बेस इंटू हाइट। अच्छा, क्षेत्रफल होता क्या है? क्षेत्रफल बच्चा ये होता है, जैसे मैं काला 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 ये वाला कर रहा हूं ना, काला काला वाला, तो ये जो जहां जहां मैंने लाइनिंग की है, ये पूरा का पूरा क्या होगा? ये आपका क्षेत्रफल होगा। जैसे मैंने कहा आपके पास अगर एक त्रिभुजाकार खेत है, उस त्रिभुजाकार खेत में मैंने कहा कि चलो इसमें गेहूं बोना है, तो आप कहाँ बोओगे? केवल बाउंड्री पे नहीं, उसके बीच में बोओगे। बीच में जितनी जगह होगी, तो वो बीच वाली जो जगह होती है तो वो क्षेत्रफल होता है। अच्छा, मैंने कहा कि आपके पास एक त्रिभुजाकार खेत है, आपने कहा मुझे आलू बोना है, तो कहाँ बोओगे? उसके क्षेत्रफल में। वेरी गुड, चलो। लेकिन मैंने कहा कि आप एक काम करो कि जाओ वहां पर कांटा लगा दो, कांटा लगा दो। तो कांटा कहाँ, बीच में लगाओगे? ना ना, कांटा तो आप किनारे किनारे लगाते हो ना, ये किनारा किनारा कांटा लगाओगे। तो ये जो किनारे किनारे वाली बाउंड्री होती है, इसी को कहते हैं परिमाप। क्या कहते हैं? परिमाप। परिमाप बराबर क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। यानी अगर तीनों भुजा को हम जोड़ दें तो पूरा का पूरा क्या निकल जाएगा? परिमाप। जैसे मैंने कहा, अगर ये भुजा पूरी लंबाई a होती, इसकी पूरी लंबाई b होती, इसकी पूरी लंबाई c होती, तो परिमाप क्या होता? a + b + c। यानी अगर तीनों को आपस में जोड़ दो तो क्या निकल जाता है? परिमाप। क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार, आधार जो रहेगा ऊंचाई। अच्छा, आप ये जानना कि ऐसा नहीं है बेस आपने ये लिया है तो इसकी हाइट इसी के सामने वाले शीर्ष से गिरेगी। ऐसा नहीं है कि आप हाइट जो है यहाँ से बना दो, आप कहो नहीं मैं बेस ये लूँगा हाइट ये लूँगा, ना ना ना। आप हाइट कभी भी लोगे तो इसके ठीक सामने वाले शीर्ष से उसी भुजा पे लंब होना चाहिए, वही इसकी हाइट कहलाएगी। ठीक है, समझ रहे हो? चलो, आप इस बात को समझ गए कि नहीं? ठीक है, इसे जल्दी से छाप लो, इतना इतना छापो, फिर हम बताते हैं आगे। उम्मीद है छाप लिए होगे। चलो अब समझो, समझना। देखो, मैंने कहा एक त्रिभुज है जिसकी आधार 5 है और ये 4 है। मैंने कहा कि बच्चा इसके आधार में, सुनना ध्यान से, ठीक है, मैंने कहा बेस है जो, बेस में मैं 20% की वृद्धि कर देता हूं, ठीक है, और ऊंचाई में भी, ऊंचाई में 25% की वृद्धि कर देता हूं। आप ध्यान से सुनना, अगर बेस में मैंने कहा 20% वृद्धि करो और ऊंचाई में 25% की वृद्धि करो, ठीक है। तो
अब आप क्या करोगे, अगर बच्चा आपको पता हो कि बेस 20% है ऊंचाई और 25% इसमें इंक्रीज करना है ऊंचाई में, तो आप बताओ कि बेस आपका ये है, ऊंचाई ये है, अगर आप यहाँ से 20% की वृद्धि कर देते हो, बेस में कितना 20% की वृद्धि, तो बेस में 20% की वृद्धि, क्या 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/5 होता है, यानी अगर 5 रुपया होगा तो 20% बढ़ेगा तो कितना होगा 6। तो इसका मतलब अगर ये बेस 5 है तो 20% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 6 होगा। अच्छा, ऊंचाई 25% का मतलब होता है 1/4, यानी अगर ऊंचाई 4 रही होगी तो 25% बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 1, यानी 5 हो जाएगा। इसका मतलब अब जो त्रिभुज आपका बनने वाला है वो कुछ ऐसा बनेगा। क्यों? आप देखिएगा, आपके पास छोटा त्रिभुज था तो आपने भुजा 5 ऊंचाई 4 थी, आप बेस में क्या किए 20% की बढ़ोतरी कर दिए, तो 20% यानी 5 रहा होगा तो 6 हो गया होगा, ऊंचाई में 25% की वृद्धि यानी 4 से 5 हो गया होगा। ठीक है, मैंने कहा कि बताओ ऐसा करने से पूरे क्षेत्रफल पे क्या फर्क पड़ेगा, तो पूरे क्षेत्रफल पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आप यहां से क्या निकाल सकते हो, आप इसका अगर क्षेत्रफल निकालते तो क्या कहते 1/2 गुणे आधार कितना है 5, ऊंचाई कितना है 4, यही कहते। अच्छा, इसका निकालते तो क्या कहते 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई। आप देखते ये 2 बार चला जाता है, ये 3 बार चला जाता है। ठीक है, ये ठीक है, कितना आता 5 दूनी 10 और इसका कितना आ जाता 5 दूनी 15, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना आया 10, इसका क्षेत्रफल कितना आया 15, कितना बढ़ गया, कितना बढ़ा है 5 बढ़ा है, किससे, इससे बड़ा है ना, तो 5/10 गुणे 100 आप लगाते तो आपको पता चलता कि 50% बढ़ा है। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा कि एक क्षेत्रफल क्या हुआ, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, फिर आप पता लगाते तो ये बढ़ता। लेकिन आपको देखो ये मैंने प्रोसेस बताई, ये बेसिक तरीका है। ठीक है, ये पूरा का पूरा बेसिक तरीका है, लेकिन इसका जो एक अच्छा तरीका है वो है रेशियो का तरीका। ठीक है, कि हम सवालों में अब ये नहीं निकालेंगे, सिर्फ हम क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। क्यों? क्योंकि रेशियो से हम सवाल को बहुत जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, चलो आप जल्दी से इसे बेसिक वाला नोट करो, फिर मैं उसको रेशियो से बताता हूँ। चलो उतार लिए होंगे। अब देखो एक बात बताओ मुझे, एक बात बताइएगा, मैंने कहा 10:5, बताओ क्या होगा। तो रेशियो तब तक नहीं माना जाता जब तक ये कट के सबसे छोटा ना आ जाए, यानी कि ये दोनों किसी एक संख्या से कटने के बाद सबसे छोटा रहे, फिर उसके बाद कटेगा नहीं है। अगर मैं देखूं 5 × 5, 5 दूना 10, यानी इसका अनुपात क्या आ गया 2:1। 5 से काटा 1 बार, 5 से काटा 2 बार, इसका मतलब है कि इसका जो अनुपात होगा वो 10:5 नहीं 2:1 होगा। अब बात समझ पा रहे? अच्छा, क्या कट गया, इसमें से वही चीज कटी ना कि जो इसमें था इसमें भी था, वही तो कटा। जैसे इस 10 में क्या था, इस 10 में एक 5 रहा होगा, एक 2 रहा होगा, तभी ना इस 5 से 5 कटा होगा, 2 बचा होगा, यहाँ 5 गुणे 1 रहा होगा, 1 बचा होगा। यानी जो चीजें दोनों में कॉमन है वो क्या हो जा रही हैं, कट जा रही हैं। बस इसी बात को ध्यान रखना आपको कि जो चीजें दोनों में कॉमन होंगी वो कटेंगी ही कटेंगी। अच्छा ठीक है, चलो अब इस बात को समझो। देखो जैसे मैं कहता हूं इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहोगे 1/2 गुणे आधार कितना है 5, ऊंचाई कितनी है 4, अनुपाते। इसका क्या होगा, इसमें भी 1/2 गुणे आधार 6 होगा, ऊंचाई कितनी होगी 5। आप देखो जब रेशियो लेते हैं तो दोनों में से जो कटने लायक होता काट देते हैं। 1/2 कट गया, क्यों कटा, क्योंकि दोनों पे कॉमन था। ठीक है, अच्छा 5 चौक को, अच्छा 5 से 5 भी कट सकता है, ये 2 से कटेगा,
तो कितना आ गया ओवरऑल? 2:3। इसका मतलब है कि अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 होगा तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 3। कितना बढ़ गया? 1 बढ़ा है। किस पे? 2 पे। क्या आपको बताया नहीं मैंने पहले वीडियो में कि 1/2 को 50% कहते हैं? अगर नहीं आया है तो 100 से गुणा लगाना, आप देखना 50% आ गया। तो हम इन सवालों को देखो कितना अच्छा, कितने तेजी से कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप मुझे बताओ ये 1/2 अंततः कट तो ही तो जा रहा है, तो क्या हमें इसे लिखना पड़ेगा? क्यों? क्या हमें इसे लिखना जरूरी है? नहीं। अगर रेशियो ले रहे हो तो लिखना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो कट जाएगा। ठीक है, तो आप सीधा आपको लिखना है कि देखो इसमें क्या आता है, 1/2 दोनों में आता है, वो कुछ नहीं, उससे मतलब ही नहीं है। अच्छा, बेस कितना है? 5। हाइट कितनी है? 4। इसका बेस कितना है? 4। इसकी हाइट कितनी है? 5। आप काट दिए, काटने के बाद 2:3 आया। आप देखें कि ये 2 से 3 हो गया, कितना बढ़ गया? 1/2 50% बढ़ गया। ठीक है, आप समझ पा रहे हो इस बात को? ठीक है, मैं अभी 2-3 सवाल कराऊंगा तो आपको और भी अच्छी तरीके से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो मिटा दें। चलो, एक सवाल आप लिखिएगा कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज की बेस में 10% की जो वृद्धि कर दी जाती है, बेस में जो 10% की वृद्धि की गई है और उसकी ऊंचाई में 5% की वृद्धि की गई है, तो क्षेत्रफल पे क्या फर्क पड़ेगा? क्षेत्रफल में परसेंटेज वृद्धि या कमी कुछ निकालना है आपको। यानी एक त्रिभुज है, उसके बेस में मैंने क्या किया है? 10% बढ़ा दिया है और उसकी ऊंचाई में मैंने 5% बढ़ाया है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि ओवरऑल क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा? देखो, कुछ नहीं करना है, आपको ये पता लगाना है बेस क्या था। बेस 10% बढ़ा है ना, इसका मतलब है कि अगर बेस इसका 10 रहा होगा, 10 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/10 ही होता है ना। अगर इसका 10 रहा होगा तो 1 बढ़ के 11 उसका बेस हुआ होगा। अच्छा, ऊंचाई में 5% की वृद्धि हुई ना, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, यानी अगर ये 20 रहा होगा तो ये कितना रह गया होगा? 21 रहा होगा। क्या इनमें से कुछ कटने लायक है इनका रेशियो लेने पे? नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो ये क्या आ जाएगा? 200, और ये कितना हो जाएगा? 231। ठीक है, अच्छा, मैंने कहा कितना बढ़ गया? आप देखिए 11 एकम 11, 2 बच जाएगा, 11 दूनी 11, ठीक है 23। कितना हो गया? कितना बढ़ गया? 31 बढ़ा है। किस पे? 200 पे ही तो बढ़ा है, और गुणे 100%। परसेंट लगाने के लिए 100 लगाओगे, आप देखोगे 2 बार कटेगा और आपको आ जाएगा 15.5%। कितना बढ़ गया? 15.5%। आप देखो आराम से निकाल लिए बिना फिगर के। आप बात समझ पा रहे हो? ठीक है, चलो जल्दी जल्दी मैं 1-2 सवाल और कराता हूं। चलो, एक त्रिभुज है, मैं सिर्फ लिखते जाता हूं और उसके आप निकालिएगा 2-3, और मैं अच्छे सवाल भी कराऊंगा। अभी मैंने कहा एक त्रिभुज है, उसके बेस में 20% की कमी कर दी गई है और ऊंचाई में 10% की वृद्धि की गई है। आप मुझे बताइए, तो देखो बेस में की गई है, तो बेस 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, इसका मतलब 5 रहा होगा तो कम किया गया है, 1 कम हो जाएगा 4। अच्छा, ऊंचाई क्या रही होगी? देखो 1/2 क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि कट जाता। ये वास्तव में 1/2 क्या होता? 1/2 यहाँ लिखता, 1/2 यहाँ लिखता, कट जाता, कोई मतलब नहीं है, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। अच्छा, 10% के बढ़ा दिया गया, इसका मतलब अगर ये 10 रहा होगा तो ये कितना रह गया होगा? 11। आप देखो कटने लायक है कुछ? हाँ बिल्कुल कटने वाला है। ये 2 है, ये 5 बार, तो कितना आता? ये 25 आता, 11 दूनी 22। देखो क्या हुआ? क्या हुआ? 25 से क्षेत्रफल 22 हो गया, इसका मतलब कम हो गया है। कितना कम हुआ? 3 कम हुआ। कितने पे? 25 पे, गुणे 100, तो 25 चौको 100, 4×3 12%। आप देख पा रहे हो? क्यों? आप इस बात को समझ पा रहे हो ना? चलो ठीक है, 12% की कमी आ गई है, यानी कि पहले वाला जो त्रिभुज होगा, जो बाद वाला त्रिभुज होगा, उस बाद वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कम होगा पहले वाले की तुलना में। ठीक है,
चलो एक और सवाल मैं लगाता हूं, देखो मैंने कहा ये बताओ 16 सही 2/3% बेस में बढ़ा दिया गया है, ठीक है, और 14 सही 2/7% ऊंचाई में कम कर दिया गया है, तो बताओ क्या होगा। तो 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/6, इसकी क्या होती है 1/7। इसका मतलब है कि अगर उसका बेस पहले 7 रहा होगा, सॉरी बेस पहले 6 रहा होगा तो बढ़ के कितना हुआ होगा 7। अच्छा ऊंचाई में क्या किया है, ऊंचाई में कम कर दिया है, कितना, यानी कि ऊंचाई अगर पहले 7 रही होगी तो अब कम हो गया, कितना हो गया 6 हो गया होगा, यही हुआ होगा। क्यों, आप देखो बेस में क्या है 16 सही 2/3% का क्या कर दे रहा है, इंक्रीज कर दे रहा है, यानी 6 रहा होगा तो बढ़ के 7 हो गया होगा। लेकिन फिर ऊंचाई में 14 सही 2/7% क्या कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। इसका मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होगी, यानी 7 रहा होगा तो 6 रहा होगा। तो ओवरऑल क्या, इसका क्षेत्रफल 42, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका भी 42। इसका मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये भी 42 आ जा रहा है, ये भी, इसका मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। वो त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना का उतना रह ही जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ पा रहे हो आप बात को। चलिए आप इसे भी नोट करिए। अब मैं सवालों को लगवाता हूं आपको, अच्छे सवाल, ठीक है। चलिए हो गया, तब तक हमारे एक और सवाल का आप जवाब दीजिए। चलो अगर मैं ये कहता हूं कोई त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 10, जिसकी 3 भुजाएं हैं, पहली भुजा को 10% से बढ़ा दिया जाता है, दूसरी भुजा को 20% से बढ़ाया जाता है और तीसरी भुजा को 5% से घटा दिया जाता है। आप देखिएगा, मैंने कहा कोई त्रिभुज है, पहली भुजा को मैं 10% बढ़ा रहा हूं और दूसरी भुजा को मैं 20% बढ़ा रहा हूं और तीसरी भुजा को मैं 5% बढ़ा रहा हूं। आप मुझे बताइएगा ओवरऑल क्या हो जाएगा। ओवरऑल इनके परिमाप पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, परिमाप पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। वेरी गुड। चलो अच्छा, पहली भुजा मान लो 10% बढ़ी है, 10%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 10, यानी पहले अगर भुजा 10 रही होगी एक भुजा, तो बढ़ के कितनी हो गई होगी 11। अच्छा, दूसरी वाली भुजा 20% से बढ़ रही है, 20 का मतलब अगर 5 रहा, कितना होता है 20 25 100, यानी कि 1/5, यानी कि अगर दूसरी भुजा 5 रही होगी तो कितनी हो गई होगी 6। अब मैंने कहा 5% तीसरी भुजा कम हो गई है, इसका मतलब कितनी होते 1/20 होता है, यानी 20 रहा होगा तो कितना हो गया होगा 19। यही होगा ना। पहली भुजा अगर 10 रही होगी तो 10% बढ़ेगी 11, दूसरी भुजा 20% जो बढ़ेगी यानी कि 5 रही होगी तो 6 हो जाएगी। अगर तीसरी भुजा की बात करें तो कम हुई है 5%, यानी 20 रहा होगा तो 19 हो गया। अच्छा, परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो ये आपकी पहली भुजा, ये आपकी दूसरी भुजा, ये आपकी तीसरी भुजा, अगर हम सभी को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 35 हो गया। यानी कि पहले परिमाप 35 रहा होगा और अब कितना हो गया होगा, आप देखोगे कितना हो जाएगा 36। देखना 9 1 10 6 16 और 36, ठीक है। तो कितना बढ़ गया, आप देखोगे कि बढ़ कितना गया, एक बढ़ा है कितने पे 35 पे और गुणते 100। आप देखोगे 7 × 5 = 35 और 20 × 5 = 100, यानी 20/7 या दूनी 14 6/7%। ठीक है, समझ रहे हो बात को। यानी कि कितना बढ़ जाएगा आपका 2 सही 6/7।
7% बढ़ जाएगा। आप देखिएगा ये देखो 10% इंक्रीज था तो 10 से 11 हो गया, 20% बढ़ा यानी कि 5 से 6 हो गया होगा। अच्छा, तीसरा जो क्या हुआ होगा, 5% घटा है तो 5% घटने का मतलब है कि 20 रहा होगा तो 19 हुआ होगा। वास्तव में हुआ क्या, वास्तव में हुआ यही कि आप देखोगे कि क्या हुआ कि ये पहले कितना 20 और 10 30 5 35 रहा होगा, तो बाद में कितना हुआ 36 हो गया। कितना बढ़ गया है, 1 बढ़ा है, किस पे, 35 पे। तो आप देखोगे 7 5 35, 20 5 100, ठीक है, 20/7 यानी कि इतना परसेंट के क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी, यानी कि इतना परसेंट क्या करेगा, उसका परिमाप बढ़ जाएगा। तो मैंने आपको 2 सवाल 3 सवाल कराए हैं, 2 आपको क्षेत्रफल पे, 1 कराया है मैंने परिमाप पे। अब देखो मैं और अच्छे सवाल कराता हूं आपको। मुझे उम्मीद है आप बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे। चलिए, ये जो पहला आपकी स्क्रीन पे ये जो सवाल आ रहा है, इस सवाल को आप लगाइए, ठीक है, वीडियो पॉज करिए और लगाइए। चलिए, उम्मीद है लगा लिए होंगे। देखो सवाल क्या है, किसी त्रिभुज की ऊंचाई 37.5% तथा आधार में 45.45% की वृद्धि की जाती है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या आएगा परिवर्तन। अच्छा, आप देखो पहला सवाल जो है उसकी ऊंचाई में 37.5%, ऊंचाई में 37.5% का क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। और उसका जो बेस है, बेस में क्या हो जा रहा है, बेस में 45.45% की क्या हो जा रहा है, इंक्रीज। आपको ओवरऑल क्या बताना है कि आपको ओवरऑल ये बताना है कि कितना परसेंट इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन आएगा। आप मुझे बताइए, 37.5% का फ्रैक्शन नहीं पता है? उस दिन मैंने आपको निकाल के बताया था कि अगर नहीं पता है तो आप लिख लेना, 3/8 होता है। अगर कैसे आया ये तो जानना है तो आप देखो, अगर मैं 30 अलग कर दूं, सॉरी 30 ना अलग करूं मैं, अगर मैं 25 अलग कर देता हूं तो 12.5 अलग हो जाएगा। क्यों, 25% और प्लस 12.5% यही होगा ना। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 और इसकी 1/8, एलसीएम कितना आ जाएगा 8, ये कितना 2 और ये 3, तो 3/8, यानी कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आया 3/8। अच्छा, ये 45.45 को देख के तो क्या समझ में आ रहा है, अब इसको अगर ये हटा के बटा 100 लगा के करने लगोगे तो बहुत समय ले लेगा, आप परेशान हो जाओगे करने के लिए। तो करो क्या, ऐसे में आप सीधा पता लगाओ कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो आपको पता है कि 1/11 कितना होता है, कितना होता है, 9.09% होता है क्या, होता है। अच्छा, अगर इसमें आप 5 से भिड़ा दो तो 5 9 45, 10.5 9 45, क्या यही नहीं आ रहा? इसका मतलब है कि ये कुछ नहीं 5/11 है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 5/11। देखो ये अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आएगी, ये अंडरस्टैंडिंग इसी बात से आएगी जब आपको ये याद होगा कि 45 को देखते ही समझ में आया कि यार 45 इधर है, 45 इधर है। और ये आप देखो, इसको ध्यान से रखना, ध्यान से सोच के कि 9.09 में अगर किसी संख्या से तुम गुणा कर दो तो वही संख्या आपको 2 बार रिपीट होके मिल रही है। देखो 9 3 27, 9 3 27। तो आप ये बिल्कुल याद रखिएगा कि ये 45 है, इसका मतलब 9.09 ही वो रहा होगा, वो संख्या जिसमें 5 से गुणा लगाया गया होगा, तभी ऐसा होके आया है। अच्छा, आपको पता चल गया कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू इतनी, इसकी, अब आराम से निकाल सकते भाई। बेस कितना है, अगर 11 रहा होगा तो 5 बढ़ के कितना हुआ होगा, 11 और 5 बढ़ के कितना हुआ होगा, 16 हुआ होगा, यही हुआ होगा। अच्छा, हाइट में क्या हुआ होगा, हाइट अगर पहले 8 रही होगी तो अब कितनी हो गई होगी, 8 3 11। तो देखो आप 11 से 11 कट गया, 8 1 9 8, 8 2 16, यानी क्या आया, 1:2 का अनुपात है। इसका मतलब क्या हुआ, बढ़ गया, कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है, कितने पे, 1 पे। और आपको पता है परसेंटेज लगाने के लिए आप लगाते तो तुरंत आपको पता चलता कि ये 100% का इंक्रीज है, ठीक है।
तो इसमें ऑप्शन आपका बी ठीक है। आप देखिएगा मैंने कुछ किया नहीं है, मुझे अगर हाइट का ये 37.5% का रेशियो पता है 3/8 और इसका 5/11 और ये, तो आप लिखते 11 था तो 5 बढ़ जाता 16, अगर 8 होता तो 3 बढ़ जाता 11। जब रेशियो लेते इसका तो जब रेशियो लेते तो 11 से 11 कट जाता, यहाँ 1:2 आता। 1 से कोई चीज़ 2 हो जा रही, कितने परसेंट की इंक्रीज है? 100% का इंक्रीज है। ठीक है, चलिए आप जल्दी से इसे नोट करिए और मैं अगला सवाल लगाता हूँ। हो गया? चलिए जल्दी जल्दी हम थोड़े सवाल को करेंगे अब, क्योंकि काफ़ी सवाल हैं इसमें। देखो दूसरा सवाल है, एक वृत्त की त्रिज्या में 37.5% की वृद्धि की गई है तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाए? देखो त्रिज्या है ना, त्रिज्या में 37.5% की वृद्धि कर दी गई है। अच्छा त्रिज्या क्या होती है? देखो कोई भी एक सर्कल हुआ, मैंने ये सर्कल बनाया है, इस त्रिज्या का मतलब क्या हुआ? त्रिज्या का मतलब यही होता है, ये जो यहाँ जहाँ से ये बिंदु है, जहाँ से गोला प्रकार रख के इसको खींचा गया होगा, तो यहाँ से लेके कुछ दूरी लेके खींचा गया होगा, इसी दूरी को कहते हैं त्रिज्या। ठीक है, इसी को कहते हैं त्रिज्या और आर से डिनोट करते हैं, रेडियस अंग्रेजी में कहते हैं। अच्छा इसमें दो चीज़ें होती हैं, इसका क्षेत्रफल पहला जान लो। क्षेत्रफल होता है बच्चा पाई r²। ठीक है, अच्छा इसका फिर उसके बाद परिधि आता है। जैसे वहाँ परिमाप था, परिमाप क्या करते थे? बाउंड्री को लेते थे ना, वैसे इसकी परिधि क्या होगी? ये जो बाउंड्री दिख रही है आपको, ये जो बाउंड्री है पूरी, ये पूरी की पूरी बाउंड्री को परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि। अंग्रेजी में इसको सरकमफरेंस कहते हैं। तो ये क्या होता है? 2πr। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखना, सर्किल में दो चीजें पूछी जा सकती हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है और परिधि क्या होता है। तो परिधि क्या होगी? इसकी बाउंड्री होगी। मैंने कहा कि बताओ एक सर्किल को बनाने में कितने बड़े धागे की जरूरत होगी? तो क्या चाहिए हमें? परिधि चाहिए। मैंने कहा कि बताओ एक गोले के अंदर, इसके अंदर कुछ बोना है, ठीक है, तो बताओ इसका क्षेत्रफल क्या आएगा? तो हमें क्या त्रिज्या से ये क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, समझ पा रहे हो इस बात को? चलो अगर ये आप बात समझ पाए हो तो आप देखो कि अब आपको इसका परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज चाहिए, तो क्या कर सकते हो आप? मैंने बताया था आपसे कि जो चीजें दोनों में हो आपको लेने की जरूरत वेरी गुड नहीं है। अच्छा जैसे उन्होंने कहा क्षेत्रफल, अच्छा अभी अभी आया था, इसका कितना है? 3/8 आया था, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 3/8। अच्छा आप देखो पाई r² का मतलब देखो, कहीं भी अगर r² लिखा है इसका मतलब r गुणते r। मैंने कहा a³, इसका मतलब है a गुणे a। a का उतना बार गुणा जितना ऊपर मुंह पे है इसके, एक r का उतनी बार गुणा जितना इसके मुंह पे है। r के स्क्वायर है यानी r के पावर 2 है, इसका मतलब r गुणे r। r की पावर 5 मतलब r गुणे r कितने था? 5 बार। मैंने कहा r की पावर 10 यानी r इंटू कितनी बार? 10 बार। ठीक है, तो देखो आप समझना, अगर मैं यार इसकी पहले बात करूं इसके क्षेत्रफल की, तो पहले क्षेत्रफल में क्या कहूंगा? पाई r² का मतलब है कि अगर देखो पहले अगर मैं कहूं त्रिज्या, ये वाली पहले वाली त्रिज्या, ये r2 यानी कि बढ़ने के बाद, अगर पहले त्रिज्या 8 रही होगी तो अब बढ़ के कितनी हो गई होगी? 8 3 11 हुई होगी। क्यों आप बताइएगा? अगर त्रिज्या पहले 8 रही होगी तो बढ़ी होगी जब 37.5%, तो कितना हुई होगी? 11। इसका मतलब है कि त्रिज्या 8 गुणे 8। क्यों 8 गुणे 8? क्योंकि आपको पता है r² लिखा है, अगर त्रिज्या इसकी 8 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r² होता है। r² का मतलब r का गुणा 2 बार, इसका मतलब 8 का गुणा भी 2 बार। रेशियो आप देखो, दूसरा जो सर्किल होता इसकी त्रिज्या कितनी होती? 11। क्यों? क्योंकि 8 होता तो 3 बढ़ जाता, तो भी नहीं 11 होता। इसका क्षेत्रफल क्या होता? तो पाई r का मतलब 11 और गुणे 11, यही होता। आप देखो पाई से पाई तो कट रहा है, मैंने यही तो पहले बताया
कि जो चीज़ें दोनों में कॉमन होगी वो कट जाएगी। इसमें भी पाई आता, इसमें भी पाई आता, तो ये तो कट ही जाना है। अच्छा आप बताओ 8 8 64, 11 11 121, क्यों यही आएगा? कितना परसेंट बढ़ गया? आप देखोगे 36 1 37 57 बढ़ गया। क्यों भाई? 64 36 होता, 37 होता, 57, कितना बढ़ गया? 57 बढ़ गया। आपको परसेंटेज इंक्रीज ही तो चाहिए, तो आप बताओ 57 बढ़ा, 57 बढ़ा, कितने पे? 64 पे, इंटू 100 हो गया। अच्छा अब देखो, अगर आपको अब परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, अब तो बच्चा आप एक बात ध्यान दो कि आप अपने, अब इसको देखो कैलकुलेट करना भी तुम्हारे लिए टास्क होगा कि आप इसे कैलकुलेट कर पा रहे हो कि नहीं। अगर देखो इसको करने के लिए 2-3 तरीका है। आप इसको देखो, पहले तो आप पूरा काट पीट के भागोगे लेके जाके 5 मिनट अपना समय बर्बाद करके फिर उत्तर लेके आओ। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप ऑप्शन को नज़र डालो तो पहला ऑप्शन है 75%, दूसरा है 71.25, 72 और 89। तो आप एक बार ऑप्शन पे भी जा सकते हो कि एक बार किसके आसपास मेरा उत्तर होगा। ठीक है, तो देखो, तो मैं ये समझता हूँ बच्चा कि अगर मुझे यही निकालना है कि 64 का 57 कितना परसेंट है, आप मुझे बताइएगा 57 कितना परसेंट है। तो मुझे एक बात तो समझ में आ रही है बच्चा कि अगर मैं 64 है ना, 64 है, अगर 64 का मैं 70% लेके जाता हूँ, मानना एक बात 70%, तो 64 का 70% कितना आ जाता? अरे भाई 7 छक्का 42 और 7 चौको 28, तो 42 7 छक्का 42 यानी 420, 7 चौको 28, 420 और 28 कितना होता? 448, यानी कि 44.8 आता, 14.8। देखो अगर मैं कहूँ कि 64 है ना, तो 64 का आपको देखो एक बात बताऊँ मुझे, देखो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, अगर कहोगे तो मैं पहले कैलकुलेट ही कर देता हूँ तुम्हारे लिए। देखो 16 चौक को 64, 4 से काटोगे 25 बार जाएगा। ठीक है, अब आपको इसमें गुणा भाग करना है, तो आप देखो 16 तियाँ 48, दशमलव लग जाएगा, कितना बचेगा? 48, 7 2 9, तो 16 25 80, लगभग 3.5 उनके आसपास जा रहा है। ठीक है, आप देखिए 25 तियाँ 75 और 25 पचे 125। ठीक है, 75 और 125 तो कितना होता? 75 और 125 कितना आता? 5 2 7 8, यानी कि 87 पॉइंट से, यानी 87 से ऊपर आ रहा है। क्यों इतना क्यों आ रहा है? क्योंकि और भी जाता है। ये देखो 16 25 80 हो गया अगर, तो अभी 10 बचा था, तो इतना होता। और 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, यानी कि इतना जाता। तो आप जब 25 से गुणा करते तो 25 छक्का कितना होता है? 150। ठीक है, और 25 पचे 125, 130 और कितना? 140। अच्छा 25 तिया 75, 75 और ये कितना हो जाता? 75 और ये कितना हो जाता? 89। देखो 89 से अभी भी थोड़ा सा ऊपर जाएगा क्योंकि थोड़ी सी वैल्यू और जाएगी, तो इसका मतलब है 89 के आसपास वैल्यू आ रही है। तो इससे आपका सवाल का उत्तर कितना आ गया? 89%। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे इतना काटने की ज़रूरत क्या थी? मुझे इतना काटने की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे बताइए कि आपको यही चाहिए ना 57, 64 का कितना परसेंट है? अगर मैं मानता हूं कि 64 ही 100% होता तो 10% कितना होता? 6.4 होता भाई। 64 अगर 100% होता तो 10% कितना होता? 6.4। अच्छा अगर मैं इसका निकालता कितना? 80%, तो 8 छक्का 48, 8 चौको 32, तो 51 पॉइंट समथिंग, यानी 51 पॉइंट समथिंग आता। लेकिन हमें तो जाना है, हमारे ऑप्शन में तो कोई ऐसा नहीं है कि जो 81 के आसपास हो या उससे ऊपर, लेकिन ऑप्शन डी देखोगे तो क्या है? 89 पॉइंट है। इसका मतलब वही सवाल का आंसर था। ठीक है, देखो ये कैलकुलेशन का पार्ट है, आपको ये महसूस होना चाहिए कि ये आंसर कहाँ तक जा सकता है। ठीक है,
जब आप संख्या के साथ खेलने लगोगे तो फिर आपको लगेगा कि हाँ ये इसी के आसपास आंसर जाएगा, अन्यथा आप अपने समय को बर्बाद करेंगे। हम तो देखते तो समझ जाते यार कि ये 64 है, अगर आसपास जा रहा है तो 70% तो आने का कोई चांस नहीं है, तो 70% 80% भी कोई चांस नहीं है। 8 छक्का 48, 8 चौको 32, यानी कि कुछ नहीं, ये 510 के आस यानी कि 51 के आसपास जाएगा, 51-52 के आसपास, लेकिन ज़्यादा है, इसका मतलब है 70 से ऊपर है वैल्यू, ठीक है ना। तो मैं तुरंत आंसर कर देता ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की तरफ चलता हूँ। ठीक है, आप इसे नोट करिएगा, लेकिन ये याद रखिएगा। अच्छा, अगर यही पूछ लेता बताइए परिधि में क्या फ़र्क आता, तब सवाल ये भी लिख लेना कि परिधि में क्या फ़र्क आता। तो आप देखो परिधि में क्या फ़र्क आता, आप देखो पाई दोनों में, यही परिधि है ना, यानी 2 पाई आर, तो देखो 2 पाई तो दोनों में आ रहा है भाई। देखो 2 पाई आर का मान 8 अनुपात 2 पाई आर, आर का मतलब 11। आप देखो 2 पाई से 2 पाई कट गया, 8 अनुपात 11 आ गया। कितना बढ़ गया? 3 बढ़ा ना, कितना बढ़ा? 3 बढ़ा ना, कितने पे? 8 पे। तो 8 पे 3 बढ़ा तो कितना बढ़ेगा? 37.5%, ठीक है। अच्छा, अब कहोगे सर जी ये तो उतना ही बढ़ा जितनी इसकी त्रिज्या बढ़ाई थी। हाँ, एक बात अब नोट करके लिख लेना कि जितना भी किसी वृत्त के त्रिज्या में जितना परिवर्तन करोगे उसके परिधि में उतना ही परिवर्तन होगा। मैंने कहा कि बताओ एक सर्किल है, उसके त्रिज्या में मैंने 20% बढ़ा दिया, तो बताओ उसकी परिधि में कितना परिवर्तन आएगा? 20% आएगा। मैंने कहा किसी वृत्त की त्रिज्या में 37.65% की वृद्धि कर दी, बताओ उसके परिधि में कितना फर्क आएगा? तो सेम उतना ही आएगा जितना कि उसके रेडियस में परिवर्तन लेके आया जा रहा है, ठीक है। चलो इस सवाल को भी नोट कर लेना, यहाँ से ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। कभी काल पूछ लेता है परिधि वही रहता है जो इसकी रेडियस में चेंज करोगे वही उसकी परिधि में भी चेंज होगा, लेकिन क्षेत्रफल में ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि रेडियस के 2 कंपोनेंट है, r इंटू आर है, ठीक है। चलो आप इस सवाल को जल्दी से नोट करो, मैं अगला सवाल लगाता हूँ। देखो इसे समझना थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा, ऐसा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि अभी आपने मेंसुरेशन पढ़ा नहीं है, ठीक है। और मेंसुरेशन जब पढ़ा नहीं है तो थोड़ा बहुत लिंक करना थोड़े लिए आपके लिए दिक्कत में होगा, अन्यथा ये चीज़ें कोई बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान सी बातें हैं, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए, सारे सवाल आपसे लग जाएंगे, ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन पे जो अगला सवाल है इसका आप लगाइए इसे। चलिए देखो सवाल क्या है। एक त्रिभुज का आधार 66 सही 2/3% बढ़ा दिया जाता है। ज्ञात कीजिए ऊंचाई में कितने की कमी की जाए ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। देखो मैं तुम्हारे सामने 2 चीज़ें बताता हूँ। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आप इसे इस सवाल से ना जोड़िएगा। मैंने कहा ये एक डब्बा है, खाली डब्बा है। मैंने कहा इसमें 50 लीटर पानी आ जाता है। कितना लीटर? 50 लीटर। अच्छा, मैंने कहा यार एक काम करते हैं, ये चौड़ा बहुत है, इसे थोड़ा सा पतला कर दो। तो मैंने इसे थोड़ा सा पतला कर दिया। अच्छा, अगर अभी भी मुझे 50 लीटर ही डालना है तो बताओ ऊंचाई इतनी रहेगी या ऊंचाई बढ़ेगी? तो आप कहोगे नहीं सर जी ऊंचाई तो बढ़ेगी तभी ना आएगा। तो आपको ऊंचाई क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आप चौड़ाई कम करो तो आपको ऊंचाई बढ़ाना पड़ेगा, तभी ऐसा होगा कि ये दोनों की दोनों चीज़ें एक बराबर आएंगी। यानी इसमें 50 लीटर आता है तो इसमें भी 50 लीटर आएगा। लेकिन अगर ऊंचाई इतनी ही रखोगे तो वो कम हो जाएगा, 40 लीटर 30 लीटर जो चाहे वो आएगा, ठीक है, लेकिन 50 नहीं आएगा, ठीक है। तो आप क्या समझ रहे हो कि अगर हम एक चीज़ को घटा रहे हैं तो अगर हमें उनका वॉल्यूम या एरिया दोनों बराबर रखना है तो हमें दूसरी चीज़ को बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि अगर चौड़ाई कम कर रहे हैं और हमें चाहिए कि 50 लीटर ही आए तो हमें ऊंचाई क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसा ही सवाल जो आपका तीसरा सवाल लगा है, यही इसी टाइप का ही सवाल है। उसने कहा है कि बच्चा
त्रिभुज का आधार जो है 66.2/3% बढ़ जाता है, तो उसकी जो कि ऊंचाई में कुछ कमी करना चाहता है। देखो क्या हुआ होगा, पहले उसके पास एक त्रिभुज ऐसा रहा होगा, ठीक है, फिर उसने क्या किया होगा, अचानक से इसका इतना बड़ा बना दिया होगा बेस। तो जब बेस देखो इतना बड़ा था तो इतनी ऊंचाई थी, अब इतना बड़ा हो गया तो ऊंचाई इतनी बड़ी थोड़ी हो जाएगी, बड़ा हो जाएगा, तो इसको छोटा करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा होगा, ऊंचाई कम होगी। अगर आप इस कंपोनेंट को बढ़ा रहे हो तो इस कंपोनेंट को तो कम करना पड़ेगा। तो आपसे यही पूछा है कि कितनी % घटानी पड़ेगी ताकि उसका एरिया बराबर रह जाए। तो देखो ऐसे सवाल को भी हमें लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखिएगा, हम सवाल को बहुत अच्छे से डील करेंगे। देखो 66.2/3%, क्या फ्रैक्शन वैल्यू याद आ रही है कि ये 2/3 होता है? क्यों याद आया? अच्छा, 66.2/3%, इसका मतलब ये क्या है, ये 33 1/3 का 2 गुना है, इसका मतलब उसके फ्रैक्शन भी 2 गुना हो जाएगा। अच्छा बेस देखो, बेस अगर आपका क्या है कि बेस पहले अगर आपका कितना रहा होगा, अगर बेस 3 रहा होगा तो बेस कितना बढ़ गया होगा आपका, 5 हो गया होगा। यही हुआ होगा भाई, क्या करना होगा, अगर बेस आपका 3 रहा होगा तो 2 बढ़ा होगा, 5 हो गया होगा। तो आपको क्या करना है, आपको क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं करना है, ऊंचाई अब आपको कम करनी होगी। तो ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई बच्चा अगर आपको हाइट चाहिए, हाइट आपका क्या होगा, हाइट कुछ नहीं होगा, हाइट बस ये वाला, अगर पहले 5 रहा होगा तो अब कितना हो गया होगा, 3। आप समझिएगा, अगर भाई बेस 3 रहा होगा बढ़ के 5 हुआ होगा तो ऊंचाई क्या हुई होगी, 5 रही होगी, तो फिर उसके बाद 3 हो गई, तभी ना देखो इनको गुणा करोगे 15 और ये 15, क्या दोनों के क्षेत्रफल बराबर नहीं है ना? इसका मतलब कितनी कमी करनी पड़ेगी, तो आप देखोगे 5 से 3 हो जा रहा है, इसका मतलब 2 की कमी है, कितने पे, 5 पे। तो 2/5 आपको पता है कितना होता है, 40%। अगर नहीं पता है तो आप 100 लगाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 20, कितना होगा, 40%। ठीक है, आप सवालों को लगाइए। लग गया? चलिए अगला सवाल मैं लगवाता हूं। चलिए देखिए अगले सवाल की तरफ देखिए। जो अगला सवाल है आपका किस पे है, समबाहु त्रिभुज पे। समबाहु त्रिभुज क्या होता है आप इसे भी समझ लो। ये जो होता है समबाहु त्रिभुज, ये क्या होता है, देखो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों की तीनों भुजा बराबर हो, वो क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। अच्छा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चा √3/4 और इसका परिमाप वही होता है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, परिमाप वही होता है ABC। ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4A²। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। ये जो लगा है आपकी स्क्रीन पे, समबाहु त्रिभुज की भुजा को 40% बढ़ा दिया जाता है तो परिमाप में कितना % बढ़ जाएगा। अच्छा देखो, परिमाप पूछा है ना, तो हम दोनों निकाल लेते हैं। देखो क्षेत्रफल में अगर होता तो क्या होता, परिमाप में क्या हो रहा है तो क्या हो रहा है, आप समझना। मैंने कहा क्षेत्रफल में परिवर्तन बता दो, तो देखो जो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा, आप समझना कि अगर मैं कोई त्रिभुज होगा तो मान लो 40% बढ़ने का मतलब क्या है कि 2/5 होता है फ्रैक्शन, यानी कि अगर इसका 5 रहा होगा तो 2 बढ़ के उस त्रिभुज का कितना हुआ होगा, 7 हुआ होगा। भाई भुजा का मतलब क्या होता है, यही ना कि A का मतलब क्या हो, जहाँ देखो A क्या है, A यहाँ भुजा है, यानी भुजा का स्क्वायर करना है। अच्छा आप बताओ क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, √3/4 × A²। A² का मतलब 5 का स्क्वायर, मतलब 5 × 5।
उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो दूसरा त्रिभुज बन रहा है तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर मतलब 7 × 7। आप देखो ये कट ही तो जा रहा है, तो मैं बार बार इस बात को लिख के नहीं बताऊंगा कि देखो बच्चा ये कट जा रहा है, आप समझ जाना कि ये दोनों में आएगा, कॉमन होगा, कट जाएगा। ये क्या बचा 25 और ये क्या हुआ 49, यही ना, कितना बढ़ गया, तो आपको देखने में लग रहा होगा ये कि 24 बढ़ गया। कितना बढ़ा है 24। अगर मैं परसेंटेज इंक्रीज की बात करूं तो 24 बढ़ गया है कितने पे 25 पे, और आपको चाहिए परसेंटेज, आप 4 से काटते तो कितना होगा 96% का इंक्रीज। ये क्षेत्रफल में परिवर्तन आता है, कितना 96% का। देखो मैं इतना लिख रहा हूं, आपको करना नहीं है इतना, आपको देखो पता हो गया ये दोनों में आएगा, कट जाना है। ए स्क्वायर बचा, ए स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, कितना बढ़ गया है आपको पता है 24 बढ़ गया। 24 बढ़ा है 25 पे, 1/25 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4, 1/25 की फ्रैक्शन वैल्यू जो हो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4% के बराबर होती है। तो आप बताओ 24 चौक को 96% सवाल का उत्तर। ये तो था किसमें, क्षेत्रफल में परिवर्तन। लेकिन अगर पूछता है परिमाप में परिवर्तन, तो परिमाप में कितना परिवर्तन, भाई समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होती है, सभी भुजाएं बराबर होती है। अगर ये 5 होगा तो ये भी 5, ये भी 5 हुआ होगा, तो पहले वाले त्रिभुज का परिमाप कितना आ जाएगा 5, 10, 15 आ जाएगा। अच्छा, दूसरे वाले का 7 है तो सारी भुजाएं, तीनों भुजाएं 7 होती, तो 7, 7, 14, 21, कितना बढ़ गया, तो आपको पता चला ये 6 बढ़ा, कितने पे 15 पे। आप 2 तिहाई 3 दूनी 6, 3 5 15, 2/5 का मतलब क्या है, आपको पता है कि 40% बढ़ जाता है, आपको पता है कि नहीं, बिल्कुल पता है। अगर नहीं पता है तो 100 लगा लीजिए तो भी 40% आता। आप यहाँ से भी नोट करके एक बात रख लीजिएगा, यहाँ से भी एक बात नोट करिएगा, जैसे उस सर्किल में क्या था कि त्रिज्या में जितनी बढ़ोतरी होगी परिमाप में उतना बढ़ जाता है। तो आप एक बात कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि परिमाप में उतना ही परसेंटेज वृद्धि होगा जितनी उसकी भुजा में भी होती है। अगर एक त्रिभुज है, उसकी भुजा में, एक समबाहु त्रिभुज है, अगर उसकी भुजा में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है तो उसके परिमाप में कितनी बढ़ोतरी होगी 20% की होगी। लेकिन उसके एरिया में 20% का नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी 5 से 6 हो जा रहा है। इसका मतलब 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, कितना बढ़ गया आप देखोगे, कितना बढ़ गया 11 बढ़ा, 11/25 मतलब 44% की वृद्धि। ठीक है, तो आप इस बात को भी समझ गए होंगे। चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो इन चीजों में थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा, बहुत कठिन नहीं है, ये बेहद आसान है, लेकिन बस ये है कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। चलिए जो अगला स्क्रीन पे आपके है सवाल उसको लगाइए। एक आयत की लंबाई में 25% की कमी कर दिया, चौड़ाई में 50% की वृद्धि की गई, तो क्षेत्रफल में क्या होगा। आप देखिएगा आयत क्या होता है, चौकी देखे हो, हाँ हाँ वही जिस पे सोते हो, ये चौकी ही है। तो चौकी एक आयत का ही वो रूप होता है। ठीक है, आयत क्या होता है, इसको कहते हैं लंबाई। देखो आयत को याद रखना, आयत लंबाई होती है। अच्छा, ये भुजा इसके बराबर होती है, यानी जितनी इसकी लेंथ होगी उतना लेंथ इसकी भी होगी आयत में, और जितना इसकी होगी उतना इसकी, यानी आमने सामने की भुजा बराबर होगी, आमने सामने की भुजा बराबर होगी। ठीक है, अच्छा, और इसको कहते हैं चौड़ाई। ये लंबाई है, ये चौड़ाई, इसको L से डिनोट करते हैं, इसको B से कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो क्षेत्रफल इसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है बच्चा लंबाई गुणे चौड़ाई। परिमाप क्या होता है, तो परिमाप वही होता है कि इसका परिमाप क्या है, ये चारों बाउंड्री दिख रही है ना, तो चारों भुजाओं का योग, तो चारों भुजाओं का योग। ठीक है, ठीक है, चलो अब देखो क्या है सवाल आप पढ़ना कि आयत की जो लंबाई है वो 25% कम कर दी गई है। इसका मतलब है लंबाई 25% का मतलब है 1/4 फ्रैक्शन होती है,
फ्रैक्शन वैल्यू है, यानी कि अगर 4 रही होगी तो उसकी लंबाई कितनी कर दी गई होगी? 3। अच्छा, उसकी चौड़ाई में 50% की वृद्धि कर दी जाती है। चौड़ाई में 50% का मतलब है कि 50% की फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/2, इसका मतलब अगर ये 2 रहा होगा तो उसकी चौड़ाई कितनी हो गई होगी? 3। तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? तो आपको पता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, तो 4 दूनी 8, इसका तो आएगा 8 और इसका आएगा 3 त्रिका 9। कितना बढ़ गया? 1 बढ़ा है, कितने पे? 8 पे हुआ। 1/8 को क्या कहते हो? 12.5% फ्रैक्शन वैल्यू याद है? क्यों? तो यही आपके सवाल का उत्तर था। अगर ये पूछता बच्चा कि बताइए उसकी परिमाप में कितना परिवर्तन आ जाएगा, तो परिमाप में अगर पूछता तो बच्चा देखो, ये 4 है तो ये भी 4 होता, ये 2 है तो ये भी 2 होता, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो इसका परिमाप कितना आता? 4 4 8, 8 4 12 आ जाता। अच्छा, इसका कितना आता? ये 3 है तो ये भी तो 3 होता अगर ये बनाते, क्यों? तो ये भी 3 होता, तो कितना होता? 3 3 6 3 3 3 चौक को 12, यानी इसके परिमाप में कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं आता, यानी कि जितनी लंबी बाउंड्री अब है तब भी उतनी लंबी बाउंड्री रह जाएगी। ठीक है, तो आप देखो परिमाप भी आप निकाल सकते थे, 2 2 4 8 4 12, ये इसका, ये 3 3 3 3 12 इसका भी, तो 12 ये भी 12 ये भी, तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आ जाएगा? 12.5%। ठीक है, चलिए आप जल्दी से निकालिए, मैं एक एक सवाल में जो भी पॉसिबिलिटी हो रही है मैं दिखाते चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो, वर्ग के विकर्ण में 45% की कमी की गई है, तो वर्ग के क्षेत्रफल में कमी ज्ञात करें। देखो, वर्ग क्या होता है? अभी आपने आयत को देखा, आयत चौकी नुमा था, लेकिन ये वर्ग है। वर्ग का मतलब क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, क्या होगा? वर्ग होगा। जैसे अगर ये भुजा ए है, इसकी लंबाई, तो ये भी ए होगा, ए भी ए होगा, ए भी। जैसे वहाँ समबाहु त्रिभुज था कि सारी भुजाएं बराबर थीं त्रिभुजों की, उसी तरीके से जो आपका वर्ग होता है, वर्ग की क्या खासियत होती है कि इसकी चारों की चारों भुजा क्या होती है? बराबर होती है। अच्छा, क्या कहा? क्या है? अगर वर्ग के विकर्ण में 45% की कमी कर जाए। अच्छा, 45% की कमी का मतलब क्या है? आप ये देखो, ये क्या बन रहा है? 90 डिग्री बना। क्यों? आप याद रखना कि वर्ग की सारी भुजाएं एक दूसरे से 90 डिग्री पे लगी होती हैं। तो आप देखो कि अगर मैं इस त्रिभुज को देखूं, अगर ए बी सी डी, अगर मैं त्रिभुज ए बी सी में देखूं, तो क्या ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है? समकोण त्रिभुज नहीं दिख रहा है? क्यों? समकोण दिख रहा है। समकोण त्रिभुज क्या कहता है कि अगर जो इनके लंबाई और इसके आधार हैं, इनका इस पाइथागोरस क्या कहता है कि अगर हम AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर कर दें तो ये बराबर होगा AC के स्क्वायर के। यही कहता है पाइथागोरस, यही कहता है। अच्छा, अगर ये कहता है तो आप मुझे बताइए कि अगर ये भुजा A है, ये भुजा A है, तो ये कितना हो जाएगा? AD का मान कितना है? A का स्क्वायर A, DC का मान है A का स्क्वायर A स्क्वायर। अच्छा, ये बराबर होगा AC के स्क्वायर के। आप देखो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2A स्क्वायर और ये AC का स्क्वायर। अच्छा, ये 2 हटेगा तो क्या लगेगा? अंडर रूट। अंडर रूट लगेगा तो 2 तो अंडर रूट में ही रह जाएगा, A बाहर आएगा, ये होगा AC बराबर। ठीक है, AC का मान कितना आ गया? A√2। ठीक है, समझ पा रहे हो इस बात को? अरे जी, करना कुछ नहीं है, पाइथागोरस लगाना है। और अब से याद रखिएगा कि अगर कोई समकोण त्रिभुज आपको दिखा
कि जिसकी भुजा एक ठो ए है, जिसकी एक दूसरी भुजा भी ए है, यानी दोनों भुजा अगर बराबर है तो ये कितना होगा, a√2 आता है। मैं कहूँ कि बच्चा आप ये बताओ कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री, अगर ये 9 है ये भी 9 है तो ये कितना होगा, कुछ नहीं होगा, 9√2 होगा। अगर मैंने कहा 5 है ये भी 5 है तो कुछ नहीं होगा, 5√2 होगा। समझ रहे हो? चलो, अगर ये बात समझ रहे हो तो यहाँ से भी समझना आप। अच्छा, ये देखो बच्चा, अब क्या कह रहा है कि उसके विकर्ण में 45% की कमी की गई है। 45% की कमी की गई है, इसका मतलब है कि अगर पहले विकर्ण 45% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, आप देखोगे 5 से काटोगे तो 9 आ जाएगा और ये 9/20 आ जाएगा। यानी अगर 20 रहा होगा ये, तो अब कितना हो गया होगा, 9 कम हुआ होगा, कितना हो गया होगा, 11। ठीक है, समझिएगा बात को, ठीक है। अच्छा, ये विकर्ण है ना। अच्छा, आप बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है a²। याद रखिए, भुजा का स्क्वायर होता है। आपको तो विकर्ण पता है। अच्छा, तो क्या यही नहीं कह सकते a√2 का मान 20 है, a√2 का मान 20 है, तो a का मान कितना हो जाएगा, 20, और ये नीचे आ जाएगा √2, यही आएगा। अच्छा, दूसरी वाली भुजा होगी जो, उसका भी मान तो a√2 बराबर 11 हुआ होगा, तो a बराबर कितना होगा, 11/√2। अच्छा, आप एक बात और ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपसे बताया था कि अगर आपको दोनों चीज़ें आपको दिख रही हैं, दोनों में कॉमन दिख रही हैं, तो आप क्या करो, काट दो। ठीक है, देखो अभी मैं बेसिक से ही पूरा बता देता हूँ। तो देखो a जो है 20/√2 और ये हो गया √2। आप क्षेत्रफल क्या होगा इसका, a का मान है तो a का स्क्वायर ही तो क्षेत्रफल होता है, तो ये कितना होगा, 400/2। कितना आ गया, 200। अच्छा, ये कितना आ जाएगा, 121/2। अब इसको तो काटोगे नहीं। अच्छा, कितना बढ़ गया, आप देखो बढ़ा है कि घटा है, क्यों बढ़ा है कि घटा है, तो आपको देख के लग रहा होगा कि क्या हुआ है, घट गया है। ठीक है, 20 का स्क्वायर 400, 400/2, ठीक है, 121/2, ठीक है। कितना घट गया है, आप देखो जब इसको आप घटाओगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो देखो 200 माइनस 121/2, तो 2 से करोगे 400, 400 में से 100 चला जाएगा 300, और 300 यानी कि 275, 279, यही आएगा क्या। ठीक है, इतना परसेंट की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इतने परसेंट की क्या हुई है, वृद्धि। तो अब आपको परसेंटेज निकालना है, तो 279/2 का परसेंटेज की वृद्धि हुई है। अब कितने पे हुई है, 200 पे, और गुणे 100। आप देखो काटते तो 2 बार चला जाता, ये 2 नीचे आ जाता, तो कितना होता, 279/4। आप इसको काटते तो कितना हो जाता, 7 चौक को तो 28 होता है, यानी कि 6 चौक को 24 और 3 हो जाता, 9 चौक को 36 बचता 3, 7 चौक को 28, यानी कि 69.75% आ जाता। ठीक है, देखो एक तो तरीका था आपके पास, ये पूरा का पूरा करते हैं, ये प्रोसेस था फॉलो करने के लिए। मैंने क्या किया है कि ये आपका वर्ग था, वर्ग का विकर्ण दिया था, तो उसने कहा है विकर्ण में 20 कितने परसेंट की, 45% की क्या कर दी जाएगी, कमी कर दी जाएगी। अच्छा, कमी की गई है, यानी कि 45% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/20, यानी 20 रहा होगा तो 9 कम क्या होगी, 11 हुआ होगा। अच्छा, आप बताइए कि किसी की भुजा अगर a है तो उसका विकर्ण कितना होता है, a√2, पाइथागोरस से आया। अच्छा, अगर a√2 का मान 20 है तो a का मान कितना होगा, क्यों a क्यों चाहिए हमें, क्योंकि हमें पता है क्षेत्रफल चाहिए तो हमें a चाहिए, क्षेत्रफल a² होता है, तो a बराबर होगा √2, नीचे चला जाएगा तो पता चला कि 400/2, इसका स्क्वायर करोगे ना तो कितना आया, 200, यानी इसका 200 क्षेत्रफल है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 121/2, इसका आ गया। अच्छा, कितना बढ़ गया, सॉरी कितना घट गया, कितना घटा, पहले 200 था, अब 121/2 हो गया, तो घटाओगे तो कैसे घटाओगे, ऐसे ही तो घटाओगे, तो 279/2, और फिर इसके बाद ये आ गया, अब परसेंटेज निकालना है,
तो इतना घट गया है किस पे, 200 पे, और ये बटा 100 लगा के निकाल लोगे, सवाल का आंसर आ जाएगा। अब देखो दूसरा जो हवाई जहाज वाला ट्रिक है, समझना, जो मैं तुमसे बचपन से ही चिल्लाते आ रहा हूँ, यानी क्लास के सेशन से ही, कि बच्चा जो चीज़ कॉमन है उसे काटने का प्रयास करो, ठीक है। अब देखो जो मैं दूसरा बता रहा हूँ वो देखो क्या होगा। अच्छा आप ये बताओ कि जो दूसरा वाला आपका स्क्वायर होगा उसमें भी तो a√2 आना है, यानी कि अगर मैं निकालूंगा तो a√2 और a√2 लिखूंगा तो वास्तव में ये कट ही तो जाना है, क्यों? आप मुझे बताइएगा, वास्तव में ये कट ही तो जाएगा, हैं? क्यों भाई? ये बात आपको पच रही है कि नहीं? मैंने कहा a√2 है, a√2 है, √2 से √2 कटना ही तो है। आपको हमें एग्जैक्ट चीज़ों पे तो लेके जाना नहीं, ये 2 से 2 कट जाने वाले हैं। आपको बचा क्या, a का मान अगर 20 रखते हो तो इसका स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 400। अच्छा a है, इसका मतलब 11, 11 मतलब 20 है, तो कितना आ जाएगा, 121। कितना कम हो गया, आप देखोगे कितना कम हो गया, 279 कम हो गया। तो 279 कम हो गया कितने पे, 400 पे। क्या अब भी आपको उत्तर वही नहीं मिला? 4 से भाग करोगे तो आएगा 69.75% है। मैंने कहा ये a√2 से मतलब नहीं, √2 कुछ डिफरेंस नहीं पैदा करेगा, √2 से √2 कट जाएगा, बचेगा क्या, a का ही मान तो बच रहा है। a का मान ये है तो स्क्वायर कितना होगा, 400। a का मान 11 है, 11 का मतलब 121, अंततः वही आने वाला है। तो आप, उम्मीद है आप इन बातों को समझ पा रहे होगे कि बच्चा डिफरेंस वो क्रिएट करता है जो पीछे लगा नहीं होता। जो a का मान है, a का मान जो वेरिएबल है, जो चेंज होने वाले हैं उसी से डिफरेंस पैदा होगा, जो कांस्टेंट है उससे नहीं होगा। ये √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आ सकता। इसीलिए हमें इसका कोई मतलब नहीं होता परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज में, ठीक है। चलिए, उम्मीद है इस बातों को आप समझे होंगे, नहीं समझे होंगे तो एक बार 2 बार रिपीट करके देखिएगा, सवाल बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं। देखिए मैं अच्छे सवाल ले ही रहा हूँ। अगला सवाल देखिए जो आपके स्क्रीन पे है कि आयत की लंबाई 40% और चौड़ाई में x% वृद्धि करने के बाद क्षेत्रफल 80 बढ़ जाता है, तो मान बताइए। अच्छा एक बात बताओ, लंबाई में 40%, यानी कि लंबाई अगर 40% की फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो 2/5 होती है, यानी 5 से 7 लंबाई हो जाएगी, होगी। अच्छा चौड़ाई में क्या है, x% की वृद्धि होने पर, यानी कि चौड़ाई जो होगी उसमें कुछ वृद्धि हुई होगी। अच्छा ऐसा होने से क्या हुआ, 80% क्या करता है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो यानी 80 का मतलब क्या होता है, 4/5, यानी 5 रहा होगा तो कितना हो गया होगा, 9 रहा होगा, यही हुआ होगा। आप मुझे बताइएगा, ये बात आपको समझ में आ रही है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भैया मेरे, क्षेत्रफल बराबर यही होता है ना कि लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपकी 5 है, चौड़ाई कितनी होगी, मान लो रही होगी, ऊंचाई आपकी ये है, ठीक है। अच्छा आप देखो, अगर मैं ये कहूँ आपका, देखो मैंने कहा कि पहला जो आपका लंबाई है 5 और ऊंचाई मान लो x रही होगी, ठीक है। अच्छा दूसरी बार आपकी कितना है, 7 रहा होगा और ये y हो गया होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, ऐसा करने से आपको पता चला 5/9 हो गया। देखो 5 से 5 कट गया, x/y क्या हो गया, 7 ऊपर चला जाएगा, 7/9, यानी कि 7/9 का मतलब पहले 7 रहा होगा, फिर कितना हो गया है, 9 हो गया। कितना बढ़ गया है, 2 बढ़ गया, कितने पे, 7 पे। तो 2/7 को फ्रैक्शन वैल्यू आपको किसका फ्रैक्शन है, ये आपको पता नहीं है कि 14.28% का,
कितना होता है 14 दूनी, हाँ 28.56, ठीक है 28.56% होता है। क्या आपको नहीं पता है? 1/7 14 सही 14 सही 14.28% होता है, तो उसका 2 गुना कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। ठीक है, क्या आप बात समझ पाए? नहीं समझ पाए? अच्छा, एक किसी भी आयत है, आयत की क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर लंबाई पहले 5 रही होगी तो दूसरी वाले, ये पहला वाला आयत है, ये दूसरा वाला आयत है, तो पहले वाले की लंबाई अगर 5 रही होगी, दूसरे वाले की 7 हुई होगी। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर पहले वाले की 5 रही होगी तो ऊंचाई मान लो x रही होगी और दूसरे वाले की ऊंचाई y रही होगी। क्यों? क्योंकि अगर हमें पता चल जाए कि ऊंचाई पहले कितनी थी फिर बाद में कितनी हुई, तो हम पता नहीं लगा लेंगे कितना घटा कितना बढ़ा। अच्छा, 5 गुणे x करने पे 5 आ जाए, 7 गुणे y करने पे 9 आ जाए, तो वही तो मैंने लिखा है 5 गुणे x करने पे 5 आ जाए, 7 गुणे y करने पे 9 आ जाए, तो 5/9, 5 से 5 कट गया, 7 ऊपर चला जाएगा, x y कितना है 7/9, कितना घट गया 2 घट गया, कितना 7 पे कितना आ गया आपका ये, यानी कि इतने % का क्या हुआ आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप इसे भी समझ पाए होंगे। ठीक है, बहुत आसान सी बात है, सरल सी भाषा में है ये सब। चलो मिटा दें। देखो, अगर डिफ़िकल्टी आ रही है तो बच्चा देखो क्वेश्चन अच्छे हैं, इस वजह से हो सकता है आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आए, लेकिन अन्यथा आप इसको 3 बार 4 बार 2 बार 3 बार 1 बार जो भी जितना भी जब तक समझ में ना आए तब तक देखिए, क्योंकि ये अगर आपने एक बार अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो फिर ये जो 1 नंबर 2 नंबर के ये जो सवाल आते हैं परीक्षा में कभी गलत नहीं होंगे, और जब ये गलत नहीं होंगे तो बच्चा ये आपके फिक्स नंबर होंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला सवाल है, वर्ग की भुजा में 33.5% की 1/3% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा? तो वर्ग क्या होता है बच्चा? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? मैंने बताया था a² होता है, तो 33 सही 1/3 का कितना होता है? 1/3। अगर ये 3 रहा होगा तो कितना बढ़ के हो गया होगा? 4। लेकिन ये तो आपका भुजा हुई होगी ना, भुजा की भुजा 3 रही होगी तो भुजा 4 हो गई होगी, लेकिन इसका पहले वाले ये जैसे इसकी भुजा कितनी रही होगी? 3। जो बड़ा वाला इसके बाद बना होगा उसकी कितनी? 4। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो 3 का स्क्वायर 9। क्यों? क्योंकि a का स्क्वायर ही तो होता है, भुजा का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। कितना बढ़ गया? आपने देखा कि 7 बढ़ गया, 7/9। अच्छा, 7/9 आपको चाहिए फ्रैक्शन में चाहिए? नहीं, आपको परसेंटेज में दिया है वैल्यू। अच्छा, 7/9 है ना, 1/9 कितना होता है? 1/9 आपको पता है 11.11 होता है, यही होता है ना। तो आप 7 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 77.77%। ठीक, चलिए आपके सवाल में आंसर बी सही है, उसे सुधार लीजिएगा, थोड़ा सा उसमें करेक्शन है। ठीक है, सवाल जहाँ से मैंने उठाया उसमें ऑप्शन में गलत है, तो आप इसे सुधार लीजिएगा। 7/9, 1/9 कितना होता है? 11.11%। तो 7/9 कितना हो जाएगा? 77.77%। ठीक है, अन्यथा अगर आप करने जाओगे 100 से गुणा करके तो बहुत भारी भरकम हो जाएगा। ठीक है, अगर मन होगा तो गुणा करके 100 लगा लेना, 700/9 आएगा, फिर भाग करके देखना। ठीक है, चल अगला सवाल चलते हैं। देखो ये छोटे छोटे सवाल हैं। देखो, एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 60%, 25% वृद्धि की जाती है, तो शंकु के आयतन में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखो ये जो सवाल है आप शंकु पे आधारित है। अब 2D वाला बात गया, अब 3D वाली बात आई। ये 3D फिगर शंकु होता है, शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है 1/3 पाई r² h। ठीक है, समझ रहे हो? अच्छा, इसका आता है एक वक्र पृष्ठ, उसको कहते हैं पाई r l। अच्छा, r क्या है यहाँ? r देखो बच्चा कुछ नहीं है, r इसकी त्रिज्या है, h क्या है? h इसकी हाइट है, कि ये जो सामने वाली हाइट है। आप देखो ये 90 डिग्री पे बनता है तो इसमें भी पाइथागोरस लग जाता है। ठीक है, अच्छा यही है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है? इसको h कहते हैं ये। अच्छा, l क्या है? l ये है। तो देखो पाई का मान 22/7 होता है, h का मान h यहाँ से आया, r कहाँ है? यहाँ है, तो आपको क्षेत्रफल निकालना आ गया। ठीक है, तो उसने कहा एक शंकु त्रिज्या और ऊंचाई में 60% और यानी त्रिज्या में 60% की वृद्धि कर दे रहा है। यानी एक अगर दूसरा शंकु मैं बनाऊं,
कह रहा है त्रिज्या में 60%। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/5 होती है। क्यों? तो अगर ये 5 रहा होगा तो 3 बढ़ के कितना होगा त्रिज्या? 8 हुई होगी इसकी, बिल्कुल हुई होगी। अच्छा, और उसकी जो ऊंचाई में 25% की वृद्धि की जाती है। तो ऊंचाई में 25 का मतलब है कि अगर ये 4 रहा होगा, 25% की 1/4, अगर ये 4 रहा होगा तो इसकी ऊंचाई कितनी हुई होगी? 5, यही हुई होगी है। अच्छा, अब पूछा है कोई उसके आयतन में परिवर्तन। आयतन क्या होता है? सॉरी, ये क्षेत्रफल की जगह आयतन लिख लेना, क्योंकि ये आयतन होता है, 3D फिगर का आयतन ही निकलता है। अच्छा, आयतन होता है। आप देखो तो पहले वाले की क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 1/3। अच्छा, 1/3 हमें लिखना जरूरी है, 1/3 पाई, ये तो कटना ही है। अच्छा, नहीं समझ में आ रहा? देखो 1/3 पाई, आर का मान कितना है? 5, आर स्क्वायर है तो 5 × 5 होगा ना। ऊंचाई कितनी है? 4। अच्छा, दूसरे वाले का क्या होगा? 1/3 पाई, आर का मान कितना है? 8 × 8, और ऊंचाई कितनी है? 5। आप देखो 1/3 पाई से 1/3 पाई चला गया। अच्छा, ये देखो 4 दूनी 8, ये 5 से 5 गया। कुछ और कटने लायक है? नहीं कटने लायक है। इधर क्या बचा? 5, और इधर क्या बचा? 8 दूनी 16। कितना बढ़ गया? तो आपको देखते ही लग जा रहा होगा कितना, 11 बढ़ा है क्या? क्यों 11 बढ़ा है? ठीक है, 11 बढ़ गया है। कितने पे? 5 पे। अच्छा, 1/5 होता है 20। 1/5 कितना होता है? 20% होता है ना। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 20 नहीं तो 220% होता है। देखो इस 5 से काटोगे 20, 11 दूनी 22, 220%। ठीक है, इस सवाल का आंसर इसके डी भी गलत है, 220 होना चाहिए था। ये सवाल थोड़ा सा मैंने जहाँ से भी उठाया है, इस 2 सवालों में गलती थी। ठीक है, तो ये 220 आ जाएगा ये। ठीक है, 220% की इंक्रीज। तो आप देखिए सवाल को करने में कोई दिक्कत नहीं हुई है, आपको बस क्षेत्रफल निकाल के कंपैरिजन ही करना है। अगर मैं होता तो इस सवाल को इतना नहीं लगाता। आपको पता है कि आर स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर 1/3 पाई दोनों में आएगा, कट जाएगा। खाली आर स्क्वायर क्यों? क्योंकि आर 5 है, आर 8 है, ये नहीं होगा। 4 है, 5 है, इसका मतलब होता है ये 25, ये है ना 5। अच्छा, इसका स्क्वायर कितना होता है? 25, 25 चौक को 100, यानी पहले वाले का क्षेत्रफल आता कितना? 100। अच्छा, दूसरे वाले का 8 का स्क्वायर 64, 64 × 5 करते तो कितना होता? तो 320। कितना बढ़ गया? 220। कितने पे? 100 पे, तो × 100। आप देखते 220% की इंक्रीज। यही सवाल का उत्तर होता। तो मैं इतना लगाता नहीं। ठीक है, चूँकि आप अभी चीज़ों को सीख रहे हो तो इसलिए आप पूरा प्रोसेस अंडरस्टैंड कर लो कि क्या है, अन्यथा ये पूरी की पूरी बातें आपको समझ में आएगी। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बोर तो नहीं हो रहे हो? रुको, देखे कितनी वीडियो लंबी हो। चलो अभी कुछ और सवाल किए जा सकते हैं। चलो अगला सवाल देखो, एक गोले की त्रिज्या में 30% की वृद्धि कर दी गई है, तो आयतन में वृद्धि क्या कीजिए। तो देखिए जो गोला होता है, याद रखना, गोला का जो आयतन होता है 4/3 पाई r³ होता है। ठीक है, अच्छा, और इसका वक्र पृष्ठ आता है, कभी कभी सवाल बन जाता है, वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई r²। ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, गोले का आयतन चाहिए तो आप उसकी त्रिज्या निकाल लीजिए। गोला क्या होता है? ये उसकी त्रिज्या है। अगर आपको त्रिज्या है तो त्रिज्या का मान रखेंगे, आंसर निकल जाएगा। गोले का आयतन r रखोगे तो निकल जाएगा ये। अच्छा, अब क्या है कि गोले की त्रिज्या में 30% की वृद्धि की जाती है। 30% मान लो एक गोला और बना देते हैं, 30% की वृद्धि। तो 30% की वृद्धि का मतलब क्या होता है? 3/10। अगर ये 10 रहा होगा तो ये वाला गोला का कितना हुआ होगा? 13 हुआ होगा, आई बढ़ के। अच्छा, इसका आयतन कितना होगा? अच्छा, ये 4/3 आपको देख के लग रहा है कि कटेगा कि नहीं कटेगा? दोनों में आएगा, कट जाएगा, दोनों में आएगा, कट जाएगा। देखो जैसे 4/3 पाई r³, r का मान 10, 10³ का मतलब 10 × 10 × 10। अच्छा, अनुपात इसका क्या होता है?
4/3 पाई आर क्यूब का मतलब 13 गुणे 13 गुणे। आप देखो ये दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, कट जा रहे हैं। क्या बचा, यही ना बचा, 10 का क्यूब 1000 और 13 का क्यूब कितना होता है 2197, याद रख लेना। तो कितना बढ़ गया, आप देखोगे 1197 बढ़ गया है, कितने पे 1000 पे, और गुणे 100। आप 2 जीरो से 2 जीरो काटते तो कितना आता, ये 1 जीरो शिफ्ट हो जाएगा दशमलव में, 119.7% क्या होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे यही सवाल इसमें ये पूछ देता वक्र पृष्ठ में कितना परिवर्तन आता, तो वक्र पृष्ठ में तो आप देखते 4 पाई है, ये कट जाएगा दोनों में से, आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर 100, 13 का स्क्वायर, 13 का मतलब 169, कितना बढ़ गया 69 अपान 100, 100 पे ही तो बढ़ा है, यानी कि 69%। समझ पा रहे हो, अगर वक्रपृष्ठ पे कहता तो 69%, लेकिन अगर उसने कह दिया गोले के आयतन में, तो गोले के आयतन में कितना हो गया आपका 119.7%। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। आप जल्दी से इसको छाप लीजिए। ठीक है, चलो देखो, अगला आ गया समषष्टभुज। समषष्टभुज क्या होती है आप समझ रहे हैं, जिसकी 6 भुजाएं हों। जैसे मैंने आपके सामने ये बिका 1 2 3 4 5 6 ऐसा जिसकी 6 भुजाएं हों। अच्छा, वाले एक प्रिज्म की ऊंचाई। अब प्रिज्म क्या होता है, समषष्टभुज देखो ये। अच्छा, प्रिज्म में क्या होता है, 2 चीज़ें होती है, प्रिज्म आता है, एक पिरामिड आता है। तो प्रिज्म में क्या होता है कि प्रिज्म में उसके ऊपर और नीचे की दोनों संरचनाएं सेम होती हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर इसी फिगर को बनाऊं, रुको मैं थोड़ा सा छोटा बनाता हूं ताकि आप समझ पाओ। देखो फिगर थोड़ा सही नहीं बन पा रहा, लेकिन आप समझ लेना इस बात को। देखो यही है आपका, ठीक है, ऐसे फिगर है ये। देखो फिगर तो उतना अच्छा बन नहीं पाया, लेकिन समझ लेना यही होता है। जैसे इसका मैं एक दूसरा रूप बना के दिखा देता हूँ, मैं आपको त्रिभुज पे बना के दिखा देता हूँ। तो वैसे ही नीचे ऊपर दोनों तरीके से रहता है। थोड़ा सा फिगर मुझसे बन नहीं पा रहा है। आप ये देख पा रहे हैं
इसी को कहते हैं प्रिज्म। प्रिज्म का मतलब होता है जैसे नीचे ऊपर, जैसा नीचे भी है वैसा ऊपर भी रहेगा, यानी बेस जिस तरीके का रहेगा आपका, बेस जिस तरीके टॉप भी उसी तरीके का रहेगा, ठीक है, इस तरीके से आता है। तो यही सारी चीज़ें हैं इसको। अच्छा, इसका जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है बेस एरिया इनटू हाइट, यानी कि आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई होती है, ठीक है, ये होता है प्रिज्म। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि अब ये बताइए समअष्टभुज आधार का क्षेत्रफल, देखो ये सवाल बहुत स्टैंडर्ड है, अच्छा सवाल है। समअष्टभुज के जो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल बच्चा कुछ नहीं होता है, आप देखो धीरे से कि इसको अगर मैं सभी को मिला दूं सेंटर से तो 1 2 3 4 5 6 जो हैं समबाहु त्रिभुज बनते हैं, और एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 a², जो कि मैंने पीछे बताया। ए क्या है, जहाँ ए भुजा है कि ये सभी भुजाएं बराबर होंगी ए, ठीक है, तो इन्हीं में से किसी भुजा का स्क्वायर कर दो, 6 गुणे √3/4 a²। √3/4 a² क्यों लिखा मैंने, एक समबाहु त्रिभुज का, लेकिन ऐसे कितने हैं, 6 बन गए हैं, तो 6 ये इसका क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अच्छा, आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है, समषष्ठभुज है, ऊंचाई चाहिए मुझे, और उसने कहा कि समषष्ठभुज वाले प्रिज्म में ऊंचाई में 10% की कमी कर दी गई है, यानी कि पहले अगर हाइट आपकी पहले जो रही होगी वो अगर 10 रही होगी तो कम होकर कितनी हो गई होगी, 9। अच्छा, फिर क्या है कि भुजा में 20% की वृद्धि कर दी, यानी भुजा में 20 का मतलब है अगर ये 5 रही होगी तो भुजा बढ़ के 6 हो गई हो, और ये भुजा और ये ऊंचाई। अच्छा, अब अगर हमें उसका क्षेत्रफल चाहिए तो पहले वाले समषष्ठभुज, जो समषष्ठभुज आकार का जो आपका प्रिज्म है, ठीक है, उसका क्या होगा, आप देखो 6 × √3/4, ये कट जाना है वास्तव में, ये पूरा का पूरा कट जाना, खाली a² बचेगा। √3/4 a का मतलब 5 का भुजा है ना, हाँ, 5 का स्क्वायर। अच्छा, ऊंचाई देखो, आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल क्या है, 6 √3/4 a² है। ऊंचाई क्या आएगी, ऊंचाई क्या थी आपकी, 9। अच्छा, दूसरे वाले की क्या आएगी, उसका भी तो यही आएगा, a² क्या है यहाँ पर, भुजा की जगह 6 का स्क्वायर। अच्छा, ऊंचाई क्या है आपकी, सॉरी पहले ऊंचाई 10 थी, अब क्या ऊंचाई है, 9। आप देखो यहाँ से ये पूरा का पूरा कट जाना है, क्या बचा, 5 का स्क्वायर 25 और 10 250 अनुपाते। आप देखो 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 36 9 कितना हो जाएगा, 9 6 का 54, 5 और 5 9 3 का 27, 5 32, इतना का कितना बढ़ गया, तो आपने देखा 50 49 बढ़ा कितने पे, 250 पे, तो गुणे 100। आप देखो ये काट देते, ये आ गया। अच्छा, 5 से काटते, 5 × 25, 5 दूनी 10, कितना होता, 98, 98/5, तो कितना आ जाता, आपको पता है कि 18 × 5 = 90, 19 × 5 = 95, 19.6%। सॉरी, देखो कहीं से मिस्टेक हुई है क्या, पहले आधार में 10% की कमी, ठीक है, और भुजा में 20% की वृद्धि, 5 से 6 हो गया, ठीक है। बेस का क्षेत्रफल √6, ये तो कितना हो जाएगा, भुजा 5 का स्क्वायर, हाइट 10, 6 का स्क्वायर 9, ठीक, 25 250 और दाम में 250, 25, ठीक है, और ये हो जाएगा 36 9 9 3 का 27, 270 और 9 6 का 54, ठीक है, 324, कितना बढ़ गया, 250 और 60, ठीक है, ये सही था, यहाँ देखो मिस्टेक हो गया, तो ये 50 और 20 70 4 74 बचता, ठीक है, तो 74, यहाँ से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, 74 गुना
148/5। तो आप यहाँ से काटते तो 5 दूनी 10 और 5 9 45। ठीक, कट तो नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ से कट रहा है, मैं नीचे से लिख देता हूँ। देखो कितना बढ़ गया, यहाँ से देखो कितना बढ़ गया। आप देखोगे 74 बढ़ा कितने पे, 25 पे, और गुणे 100 तो 25 250 है। 25 चौको 100। ठीक है, आप देखो 4 चौको 16 के 6, 80 लगा 1 का, 7 चौको 28 है 29, और ये बटा में 10 है ना, तो कितना हो जाएगा 29.6%। ठीक है, तो आप ये पूरा का पूरा प्रोसेस देख सकते हो। सवाल बहुत अच्छा था। आप देखो कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल क्या है, इसका पूरे समषष्ठभुज का क्षेत्रफल। समषष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणे √3/4a²। तो ये तो इतना आ गया। ऊंचाई डालनी थी आपको, ऊंचाई 10 थी तो 9 हो गई थी, भुजा 5 थी तो 6 हो गई थी। तो पहले वाले का क्या होगा, ये, दूसरे वाले का ये, काटोगे ये सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सवाल बहुत अच्छे हैं, सारे के सारे सवाल अच्छे हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो, एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई के अनुपात 1:2 है। यदि त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो और ऊंचाई में 40% की कमी की जाए तो बेलन के आयतन में परिवर्तन चाहिए। तो देखो, बेलन के आधार और त्रिज्या का अनुपात कितना है, आधार की त्रिज्या और ऊंचाई। त्रिज्या और ऊंचाई में अगर ये 1 होगा तो ये कितना होगा, 2 होगा। फिर क्या किया, क्या है, 50% वृद्धि कर दिया है। ठीक है, त्रिज्या में, और 40% कमी, यानी इसमें जो है 50% की वृद्धि है और इसमें जो है कमी है कितने की, 40% की। आपसे ओवरऑल पूछा है। ठीक है, परिवर्तन। आप बताओ। देखो, इसको मैं ना करने के लिए एक काम करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 1 का 50% निकालना मेरे लिए डिफ़िकल्ट है। तो मैं एक काम करता हूँ, अपने मन से 0 0 लगा देता हूँ। क्यों, क्योंकि अंततः रेशियो है तो कट ही जाना है। अच्छा, आप बताओ, अगर बेलन 10 था, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अगर ये 2 होगा तो वो 3 होगा। इसका मतलब जो नया वाला आएगा इसकी त्रिज्या कितनी होगी भाई, 10 का 50% कितना होगा, 5। तो यानी कि 5 बढ़ जाएगा कितना, 15। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 20 है ना, तो 20 का 40% कितना होता है, 8। यानी कि ऊंचाई क्या होगी, 8 घट जाएगी, यानी 20 में से 8 चला जाएगा, कितना बचेगा, 12। ठीक है, होगा। अच्छा, अब बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, πr²h, याद रखिएगा। ठीक है, और इसका जो वक्र पृष्ठ होता है 2πrh। ठीक है, चलिए, अगर ये आपको आ गया है तो अब देखिए आयतन आपको चाहिए। आयतन क्या होता है, πr²h। तो पाई तो कट जाना है, क्योंकि दोनों में पाई आएगा, कट जाएगा। अगर नहीं काट रहे हो तो लिख लो पाई r²। r का मतलब पहले का 10 × 10, और ऊंचाई कितनी थी आपकी, 20। अच्छा, फिर क्या आती, दूसरे वाले का पाई आता, r² का मतलब 15 × 15, h का मतलब 12। देखो क्या कट रहा है, पाई से पाई कट गया। आप देखो 5 से काटोगे, 3 15 दूनी 10, 3 15 और दूनी 10। ठीक है, आप काटोगे 4 3 12 और 4 5 20। कुछ कटने वाला नहीं। देखो 5 चौक को इधर तो आता 20 और इधर क्या आता, 3 3 9 3 27। क्या हुआ, बढ़ गया है। कितना बढ़ा है, 7 बढ़ा है, किस पे, 20%। तो आपको पता चल रहा है कि 35% है, नहीं तो काट लो। क्या आ गया, 35% का इंक्रीज। ठीक है, तो देखो सवाल में कोई दम नहीं है, बस आपको फार्मूले याद होने चाहिए। फार्मूले याद होने चाहिए, क्या चीज़ कट जाएगा आपको ये पता होना चाहिए। पाई हमें लिखने की ज़रूरत नहीं थी। आप ये देखिए कि r² क्या है, r का मतलब है यही, आयतन का मतलब पाई तो कटेगा ही,
आर का मतलब 10 है, 10 का स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी है 20 है। अच्छा, इसमें 50% कमी होने 50% बढ़ाने के बाद 15 आया था, तो पाई आर का मान 15 और ऊंचाई का मान इतना, दोनों का रेशियो ले लिए तो 20:27 आ गया, जिसकी 35% इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग थोड़ा सा और धीरज बनाएं, कुछ और अच्छे सवाल हैं जो मैं करा देता हूँ। ठीक है, देखो एक समलंब समानांतर चतुर्भुज के 2:3 के अनुपात में है, इसकी ऊंचाई और समांतर भुजाओं को 20% बढ़ा। समलंब चतुर्भुज क्या होता है आप समझिएगा इस बात को। ये आपको देख रहे हो समलंब चतुर्भुज कहते हैं, इसे अंग्रेजी में ट्रेपेजियम कहते हैं। समलंब चतुर्भुज की ये दोनों भुजाएं समांतर होती हैं। समलंब चतुर्भुज की ये दोनों भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक है, अच्छा इसका क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुणे ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब h, ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई इसकी ये है, ये h है। ये समांतर भुजाएं, ये दोनों के दोनों समांतर भुजाएं हैं, यानी कि ये अगर ये a है और ये b है तो समांतर भुजाओं का योग का मतलब a + b 1/2 a + b गुणे h। ठीक है, अच्छा अब आपसे सवाल देखिए, एक समलंब चतुर्भुज का क्या समांतर भुजाओं का अनुपात 2:3 है। इसका मतलब अगर ये भुजा 2 रही होगी तो ये भुजा 3 रही होगी। क्यों? क्योंकि बड़ी भुजा यही है, छोटी भुजा ये ऊपर वाली है। अच्छा, यदि उसकी ऊंचाई तथा समांतर भुजाओं को 20% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, यदि उसकी ऊंचाई तथा समांतर भुजाओं को 20% बढ़ा दे तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन है। अच्छा, 20% बढ़ाने की बात किया है ना, तो देखो 20% बढ़ाने की बात किया है तो 20% तो अपने से हम बढ़ाना चाहते हैं, तो एक काम करते हैं, इसको मैं 0 0 और लगा लेता हूँ। क्यों? क्योंकि ताकि 0 0 लगाने से मुझे 20% बढ़ाने में आसानी होगी। ठीक है, अच्छा 20 का 20% कितना होता है, 20 का 20% कितना होगा भाई, 4। अच्छा 20 का 20% निकाल लेना, 4 ही होगा यार, ये कट जाएगा, आएगा 4। चलो, यानी कि जो दूसरा समलंब होगा उसका ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, 4 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 20% बढ़ के 24। अच्छा, इसको 20% बढ़ाओगे कितना बढ़ेगा, तो 30 का 20% कितना बढ़ेगा, 6 बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 36। अच्छा, ऊंचाई भी कह रहा है कि 20%, कितना, ऊंचाई भी 20% बढ़ जा रही है, तो ऊंचाई तो हमें पता नहीं है, तो ऊंचाई को मान लेंगे 20 का फ्रैक्शन वैल्यू 5, 1/5 होता है, यानी ये 5 रहा होगा तो ये कितना हो गया होगा, 6 हो गया होगा। अब सब कुछ मिल गया, अब निकाल लीजिए। अच्छा 1/2 आपको पता है कि ये कट जाना है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो 30 और 20 कितना होता है 50 गुणे ऊंचाई कितनी है 5, ये 1 की आ गई, दूसरे वाले की क्या होगी 1/2 समांतर भुजाओं का योग कितना होगा 60 और 6 66 और गुणे 6, ये होगा ना, 30 20 50 10 60 होता है, 60 और गुणे 6। ठीक है, अच्छा 0 से 0 कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। आप देखो इधर क्या बचा 5 और ये क्या हुआ 6 6 का, सॉरी ये 25 होगा ना, ये 5 बचा है तो 36, कितना बढ़ गया आपको पता है, ये 9 कितना बढ़ा, 11 बढ़ा है, कितने पे 25 पे, तो गुणे 100, 25 चौक को 100, यानी कि 44%। चलो कट तो नहीं रहा है, कट गया है, ठीक है। देखो कितना बढ़ा है, 11 बढ़ा है, किस पे 25 पे, और गुणे 100 कितना आ गया 44%, 4 बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो कोई भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा लगा सकते। देखो ये चीज़ें लिखने में मुझे समय लग रहा है, आपको समझाने में समय लग रहा है, अन्यथा समय टेक नहीं करेगा। अगर ये पूरा अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये समय नहीं लेगा। ठीक है, चलिए जल्दी से इसे छापिए। चलो एक अर्धवृत्त की अगला सवाल है, एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 36 सही 1/4 बढ़ा दिया जाता है तो अर्धवृत्त के परिमाप में क्या परिवर्तन आ जाएगा।
अच्छा, अर्धवृत्त की त्रिज्या बोला है ना। देखो अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, ये है आपका अर्धवृत्त, ठीक है। एक अर्धवृत्त की त्रिज्या है, उसको बढ़ा दिया जाता है। तो देखो अगर वृत्त होता पूरा तो वो क्या होता, 2 पाई आर होता। एक वृत्त का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर। लेकिन जब आधा कर देते हैं तो वृत्त को ऐसे आधा काट दिया, तो आधा काट दिया तो इसका परिमाप भी आधा हो जाता, तो पाई आर। तो पाई आर क्या है, पाई आर केवल और केवल इतना होता, पाई आर केवल इतने की लंबाई होती। लेकिन लंबाई ये भी तो बची है, क्योंकि गोला कटने के बाद ये भी तो आएगा। मैंने कहा कैसा है, एक गोला है तो गोले को आधा आधा काट दो, आधा आधा काट के बाड़ लगाओ। तो बाड़ लगाने का मतलब क्या, इतना लगा के छोड़ दोगे, नहीं, इस पे भी तो कांटा लगाओगे। तो जब ये होता है तो ये वास्तव में क्या है, ये आर है, ये भी तो आर है। इसका मतलब इसका जो होता है पाई आर प्लस 2 आर होता है परिमाप। याद रखिएगा कि जो अर्धवृत्त होता है उसका परिमाप क्या होता है, पाई आर प्लस 2 आर होता है। इसका क्या होता है, 2 पाई आर। और 2 आर क्यों जुड़ा, क्योंकि ये आर ये भी तो बाउंड्री बनाएगा, ठीक है। चलिए आप देखिए इसको, देखो कि त्रिज्या क्या है, 36 सही 1/4 बढ़ जाती है। तो 36 सही 1/4। आपको क्या दिख रहा है कि मैं क्या करूं, इसका फ्रैक्शन कैसे तोड़ूं। तो मेरे मन में 1/4 को देख के ख्याल आया कि 1/16 में क्या होता है, 6 सही 1/4 होता है। चलो जब 1/16 में यानी 30 अलग कर दें तो 3/10 हो जाएगा, और 6 सही 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 16। तो आपको पता है कि क्या हो जाएगा 80, और ये कितना हो जाएगा 24, और ये 5, यानी कि 29/80। इसका मतलब है कि अगर त्रिज्या पहले 80 रही होगी तो अब 29 बढ़ गई होगी। अच्छा आप देखो कि पहले त्रिज्या क्या थी आपकी, पहले त्रिज्या क्या रही होगी आपकी, रही होगी 80, लेकिन अब क्या हुआ होगा, अब 29 बढ़ गया होगा। तो त्रिज्या कितनी हो गई होगी, 80 20 100 यानी 100 कितना हुई होगी, 109 हुई होगी। अच्छा आप बताओ यहाँ से देखो क्या दिख रहा है, यहाँ से यही दिख रहा है ना कि अगर मैं यहाँ से देखूँ पाई, ठीक है, देखो पाई आर प्लस 2 आर, अगर मैं आर आर निकाल लूँ कॉमन तो क्या बचा, पाई प्लस 2, यही बचेगा, क्यों, यही बचने वाला है ना। अच्छा यहाँ से भी निकालोगे तो इसको भी तो यही तो कहोगे, 2 पाई प्लस 2 आर, पाई आर प्लस 2, ठीक है। तो क्या आर कॉमन निकलेगा, पाई प्लस 2 नहीं बचेगा। तो देखो अंततः ये तो कटने ही तो कटने हैं। तो इसका मतलब है कि जो त्रिज्या में परिवर्तन होगा वही इसके परिमाप में भी परिवर्तन होगा, ठीक है। अच्छा देखो 180 को क्या लिख सकते हो, आर की जगह 80, अच्छा पाई प्लस 2 अनुपाते आर की जगह 109 और पाई प्लस 2, पाई प्लस 2 से पाई प्लस 2 कट जाएगा, ठीक है। कितना बढ़ गया, तो आपको देखते ही पता चला 29 बढ़ा, कितने पे, 80 पे, 100 लगाए, आपको तुरंत पता 36 सही 1/4% आ गया। तो देखो एक बात यहाँ भी नोट करना, और पीछे 2 बात मैंने आपको बताई ही है कि कोई भी त्रिभुज हुआ, अगर उसके कोई भी एक समबाहु त्रिभुज है, उसके जो भी भुजा होगी उस भुजा में जितना % की वृद्धि करोगे तो उसके परिमाप में उतना ही वृद्धि होगी। अगर कोई वृत्त है, उस वृत्त के त्रिज्या में जितना परिवर्तन करोगे उसके परिमाप में उतना ही परिवर्तन आएगा। तो देखो ये वृत्त ही था, उसी वृत्त के त्रिज्या में जितना परिवर्तन किए उतना ही परिवर्तन उसके परिमाप में भी आया, ठीक है। ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट है। इन सवालों को लगाना नहीं है, इन सवालों को मैंने तो लगा के आपको दिखा रहा हूँ कि बच्चा देखो ये वही आने वाला है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि कॉन्सेप्ट ये है कि अगर वृत्त की त्रिज्या है, जितना आप बढ़ाओगे त्रिज्या को परिमाप में उतना ही वृद्धि होगा, ठीक है। चलो
3 सवाल और लगाते हैं, देखते हैं कितनी वीडियो हुई। ठीक है, 3 सवाल और लगाते हैं। 3 सवाल अच्छे सवाल हैं। इसके बाद इसमें से कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे रुकेगा नहीं। ठीक है बच्चा, चलो ये बहुत अच्छे टाइप के देखो, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई में क्रमशः 20 और 25% की वृद्धि की जाए तो ऊंचाई में कितने % की कमी की जाए ताकि आयतन अपरिवर्तित रहे। घनाभ मैंने बताया था? नहीं बताया था, बिल्कुल नहीं बताया था। तो देखो जिस तरह घन होता है उसी तरीके से घनाभ भी होता है। घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है? घनाभ मतलब होता है कि बच्चा एक आयत होता है, ये आयत है, अगर इसी आयत को ऐसे बना दो, ये क्या है? घनाभ। घनाभ में देखो ये इसकी लंबाई होगी और ये इसकी चौड़ाई होगी और ये उसकी ऊंचाई। 3 कंपोनेंट होते हैं। अच्छा, इसका आयतन क्या होता है? आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये तीनों के तीनों होते हैं। तो अच्छा, अब देखो क्या कह रहा है कि घनाभ की जो लंबाई है और चौड़ाई है उसमें कुछ वृद्धि की जाती है। तो देखो लंबाई में क्या किया जा रहा है? 20% की वृद्धि की जा रही है। तो लंबाई में 20 का मतलब है कि जो लंबाई इसकी रही होगी 20 का मतलब, यहाँ कुछ पता नहीं है तो फ्रैक्शन ले लो, यानी कि अगर ये 5 रहा होगा तो इसकी लंबाई कितनी हो गई होगी? 6 हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि चौड़ाई में 25% की वृद्धि की जाती है। तो चौड़ाई ये है, तो चौड़ाई जितनी भी रही होगी कितना है? 25% है ना। तो 25% है, यानी कि अगर चौड़ाई इसकी 4 रही होगी तो 4 से बढ़ के कितनी हुई होगी? 5। ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। अच्छा, तो ऊंचाई में कह रहा है कि कितनी कमी कर दी जाए ताकि आयतन अपरिवर्तित रहे। तो इसका मतलब है कि ऊंचाई में कितनी कमी करनी चाहिए हमें कि आयतन क्या हो? अपरिवर्तित रहे। अच्छा, इसकी मान लो ऊंचाई h1 रही होगी, इसकी ऊंचाई h2 रही होगी। ठीक है, इसका आयतन क्या आएगा? इसका आयतन आप मुझे बताइएगा कि इसका आयतन क्या होगा कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये बराबर होगा, आयतन बराबर है ना, तो बराबर होगा किसके? कि लंबाई 6 चौड़ाई 5 ऊंचाई h2। अच्छा, आप देखो क्या हुआ कि आप देखते ही देखते 5 से 5 कट गया, ये 2 से ये 3। अच्छा, h1 को यहीं रहने दो, h2 को ये नीचे लेके आओ, ऊपर 3 रह गया है, ये 2 चला जाएगा नीचे। तो हाइट क्या आ गया? हाइट 3 से कितनी हो गई है? 2। तो कितना कम हो गया है? 1 कम हो गया। कितने पे? 3 पे। 1/3 को क्या आपको पता नहीं है? 33 1/3% कहते हैं। हाँ, क्यों आपको पता नहीं है कि क्या कहते हैं? ठीक है, अच्छा ठीक है, आप समझ पा रहे हैं इस बात को? अच्छा, सही है ना, कोई दिक्कत? देखो अब हमें तो पता नहीं चल रहा आपको ये बात समझ में आ रही है ना, लेकिन डेफिनेटली इतनी आराम से बता रहे हैं, ये बात पूरी समझ में। देखो ये छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, एक्चुअली 2% और मेंसुरेशन का मेल है, इसलिए थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, अन्यथा आपके लिए ये आसान है। जब आप मेंसुरेशन का चैप्टर एक बार पढ़ लोगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, आप बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग करोगे। लेकिन अभी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको 2 बार 3 बार देखिएगा। अगर इसको आपने 2 बार 3 बार देख लिया, आपने समझ लीजिए मेंसुरेशन का 20% 25% काम कर लिया, यानी कि मेंसुरेशन का 25% भाग ही आपने पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए इन सवाल देखिए, कुछ नहीं करना था। आप देखो ये लंबाई थी, कुछ बढ़ के इतनी हो गई होगी, इसकी चौड़ाई कुछ बढ़ के इतनी हो गई है। ऊंचाई हमें पता नहीं है तो मान लेते हैं ऊंचाई h1 रही होगी, h2 रही होगी। इसका क्षेत्र, इसका आयतन क्या निकलता है? ये आयतन होता है। इसका आयतन क्या निकलता है? ये निकलता है। दोनों बराबर हैं तो बीच में बराबर का निशान लगा दिया। h1 को यहीं रहने दिया, h2 को नीचे रख दिया, ये 2 नीचे ये 3 ऊपर, यानी h1 अगर 3 होगा तो ये 2 हो जाएगा, तभी ऐसा होगा। तो आप देखो क्यों, देखो 5 चौक को 20, 20 तिहाई 60, आप देखो 6 25 30, 30 दूना 60, बराबर नहीं आ रहा है? आ रहा है। इसका मतलब 3 से 2 हो गया, कितना कम हो गया? 1 कम हो गया, कितने पे? 3 पे। 33 सही, 1/3% इस सवाल का आंसर था। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। देखिए जो आपके अगला सवाल है आपके
किसी घनाभ की लंबाई, ठीक है, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में 20% 40% की वृद्धि जाती है तो घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। अच्छा देखो घनाभ का ही है, आप समझना इसे। देखो इसमें तो हम इसको पूरे फार्मूले को अभी तो खोल के नहीं बता पाएंगे कि ये कहाँ से आया है, क्योंकि समय लगेगा। आप सीधे फार्मूला याद रखिएगा। देखो इसका जो होता है संपूर्ण पृष्ठ पूछा है, हाँ ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ का देखो इसका आयतन क्या होता है, आयतन अभी मैंने बताया लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL होता है, ठीक है। 2 ब्रैकेट में LB यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक है, ये होता है 2LB + BH + HL, ठीक है। अच्छा अब देखो सवाल बस यहीं से लग जाएगा आपका। उसने कहा है कि उसकी जो कि लंबाई है उसमें 20%, 20% का मतलब अगर ये 5 होगा तो लंबाई कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी दूसरे वाले की। अच्छा फिर उसके बाद उसकी चौड़ाई में 25% की वृद्धि हो जाती है। 25 का मतलब अगर ये 4 होगा तो ये कितना हो जाएगा 5। ये देखो ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है, और ऊंचाई में 40% की वृद्धि हो जाती है, सॉरी चौड़ाई यहाँ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद है 40% ऊंचाई में। ऊंचाई में 40% का मतलब अगर ये 5 होगा तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। अच्छा अब देखो इसका पहले वाले का क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा कुल, तो 2 ब्रैकेट में L कितना है 5, B कितना है 4, 5 चौक को 20 प्लस B कितना है 4, H कितना है 5, 5 चौक को 20 प्लस H कितना है, H कितना है 5, L कितना है 5, 5 × 25, यही आएगा अनुपात। दूसरे वाले का क्या आएगा LB, LB का मतलब क्या होता है 6 × 25 30, BH 5 × 7 35, HL 7 × 6 42, यही आएगा। 2 से 2 जाएगा कट, आप देखो 20 20 40 65 आ जाएगा, और यहाँ से 30 30 60 30 30 65 65 67 और 67 कितना हो जाएगा 107। कितना बढ़ गया आपका 35, 42 बढ़ा कितने पे 65 पे गुणे 100, ठीक है। तो देखोगे कुछ ठीक है, काट दो 20 × 25 100 और 13 × 25 65, तो 42 गुना कितना हो जाएगा 84/13। तो काटोगे तो कितना आ जाएगा 13 से काटो तो 13 × 25 65, 13 × 6 78, 13 × 6 78 यानी 6 आने वाला है। तो देखो इसमें तो 2 ऑप्शन है 6 से, चलो ठीक है। 13 × 6 78, 78 फिर कितना आ जाता है 60, 13 × 5 65, 13 चौक को 52, 64 पॉइंट समथिंग आया है। तो वही आपका आंसर डी ठीक है, ठीक है, आपका आंसर डी ठीक है, ठीक है। तो ये एक सवाल था इसका संपूर्ण पृष्ठ पे। सवाल बिल्कुल भी आसान था, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। ये चलो अगला जो सवाल लगाते हैं, अगला सवाल